Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. My name is Yasir Yamin and I welcome you all in this session. मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास के अंदर हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं ये टॉपिक है बेसिकली लीजेस के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। लीजेस का एक ऐसा एरिया हम रेफर करने जा रहे हैं जो कि मामूल के मुताबिक तो कभी आपके सामने आता नहीं है, लेकिन जब आ जाता है तो ऐसा हो सकता है कि इसके अंदर आपको कहीं ना कोई एम्बिग्विटी नजर आ रही हो या आपको कहीं ना कहीं समझने की क्लैरिटी ना नजर आ रही हो। तो हम मेक श्योर करेंगे कि आज की क्लास के अंदर उस सारे के सारे एरिया को असल में समझें। अच्छा, जो बात मैं आपको समझाने जा रहा हूं ना, उस समझाने से पहले मुझे आपके सामने कुछ प्रीएम्बल सेट करना पड़ेगा, यानी आपके सामने कुछ बेसिक्स को री इन्फोर्स करना पड़ेगा। वो क्या बातें हैं? सबसे पहले देखिए, मैं आपके सामने पॉइंट आउट करना चाहूंगा मेजरमेंट ऑफ लीजेस के बारे में। मेजरमेंट ऑफ लीजेस के बारे में देखिए मेरे प्यारे बच्चों, हम सब लोग ये बात समझते हैं कि खास तौर पे हम जब भी बात करते हैं किसी भी लेसी की, तो लेसी बुक्स के अंदर अनटिल एंड अनलेस एक्सेप्शंस आर मेट, अनटिल एंड अनलेस एक्सेप्शंस आर मेट, लेसी के केस में हर बार अकाउंटिंग एंट्री बनती है आरयूए डेबिट और एफएलओ यानी फाइनेंस लीज ऑब्लिगेशन क्रेडिट। हम सब लोग ये बात जानते हैं। अब इस टॉपिक का, मेजरमेंट ऑफ लीजेस वाले टॉपिक का मकसद या मतलब ये नहीं है कि हम ये असेस करें कि लीज की अकाउंटिंग होगी कैसे। देखो, लीज की अकाउंटिंग कैसे होनी है ये तो हमको समझ में आ गया, आरयूए डेबिट होना है और एफएलओ को क्रेडिट होना है, इतनी बात हमको समझ में आ गई। सवाल ये नहीं है कि अकाउंटिंग क्या होगी, सवाल ये है कि अकाउंटिंग किस वैल्यू के ऊपर होगी। यानी टॉपिक का नाम जरा देखो, मेजरमेंट ऑफ लीजेस। किस वैल्यू के ऊपर हम अपनी लीज की अकाउंटिंग एंट्री को रिपोर्ट करने जाएंगे, यानी एफएलओ लीज लाइबिलिटी की अमाउंट क्या होगी और आरयूए यानी राइट टू यूज एसेट की आखिरकार अमाउंट क्या होगी। इस बात को क्लैरिफाई करना है। डन होती है बात, ये क्लियर है? अब हमें तो दोनों की वैल्यूएशन समझनी है, हमें दोनों की मेजरमेंट समझनी है कि फाइनेंस लीज ऑब्लिगेशन किस वैल्यू पे रिपोर्ट होगा और आरयूए किस वैल्यू पे रिपोर्ट होगा। लेकिन पहले बात शुरू करने के लिए हम बात स्टार्ट करते हैं अपनी लीज लाइबिलिटी से। पहला हमारा टारगेट ये है कि हम समझना स्टार्ट करें कि आखिरकार लीज लाइबिलिटी जब रिकग्नाइज होती है किसी भी लेसी की बुक्स में तो वो किस वैल्यू के ऊपर रिकग्नाइज होती है। सबसे पहले हम ये याद करते हैं कि आखिरकार ये एफएलओ या लीज लाइबिलिटी है क्या। लीज लाइबिलिटी रिप्रेजेंट करती है लेसी की ऑब्लिगेशन। लीज लाइबिलिटी रिप्रेजेंट करती है लेसी की ऑब्लिगेशन ड्यू टू लीज, that is your lease liability. Whatever obligations come upon lessee as a result of undertaking the lease, as a result of entering into the lease, that is known as your lease liability. अब लीज लाइबिलिटी को मेजर करते हुए आपने क्या क्या चीजों को कंसिडर करना है? सबसे पहली बात, फिक्स्ड पेमेंट्स। भाई, आपको पता है कहने वाले लोग हमेशा ये कहा करते थे कि अगर किसी भी लेसी ने लीज लाइबिलिटी को मेजर करना है तो उसको निकालना चाहिए है पीवीएमएलपी। पीवीएमएलपी। पीवीएमएलपी का मतलब क्या होता है बेटा? पीवी का मतलब प्रेजेंट वैल्यू, हम्म, और एमएलपी का मतलब मिनिमम लीज पेमेंट्स। सो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट्स एट द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ लीज। अगर आपसे ये कोई पूछे कि लेसी की कितनी लाइबिलिटी होती है, लेसी की कितनी ऑब्लिगेशन होती है, तो आप बोलेंगे किसी भी लेसी की जब भी वो लीज के अंदर एंटर होता है उतनी ही जिम्मेदारी होती है, उतनी ही ऑब्लिगेशन होती है, उतनी ही लाइबिलिटी होती है जितना उसको पे करना होता है। बड़ा सिंपल हो गया ना भाई। अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि बताओ एट द कमेंसमेंट ऑफ लीज लेसी की क्या जिम्मेदारी है, तो आप बोलेंगे भाई लेसी की जिम्मेदारी, लेसी की ऑब्लिगेशन वही है जितना उसने पे करना है। अगर उसने एक लीज के अंदर वो एंटर हुआ और उसने सामने वाले को प्रॉमिस किया है मैं आपको 100 रुपए दूंगा, तो आप इस, अगर आपने सामने वाले को प्रॉमिस किया है कि मैं आपको 100 रुपए दूंगा तो आपकी 100 रुपए की लाइबिलिटी है। अगर आपने सामने वाले को प्रॉमिस किया है मैं आपको 200 रुपए दूंगा तो आपकी 200 रुपए की लाइबिलिटी है। 500 रुपए दूंगा तो 500 रुपए की लाइबिलिटी है। यानी सामने वाले को आपने जो प्रॉमिस किया है वही आपकी जिम्मेदारी है, वही आपकी लाइबिलिटी है। कॉमन सेंस की बात है। तो क्योंकि कॉमन सेंस आपका ये कह रहा है कि जितना भी पैसा आपने सामने वाले को देना होता है, जितना भी पैसा आपने सामने वाले को देना होता है वही आपकी जिम्मेदारी होती है, वही आपकी लाइबिलिटी होती है। तो आईएफआरएस ने भी आप ही की कॉमन सेंस को पकड़ा है। आईएफआरएस भी यही कह रहा है।
आईएफआरएस कह रहा है आपकी लीज लाइबिलिटी कितनी है, जितनी भी लीज पेमेंट्स आप करेंगे, जितनी भी लीज पेमेंट्स आप करेंगे, वो सारी की सारी लीज पेमेंट्स आपकी जिम्मेदारी हैं। लेकिन खूब समझ लीजिए, हमने अपनी इनिशियल लेक्चर्स के अंदर समझा हुआ है कि लीज की पेमेंट्स हो रही होती हैं फ्यूचर के अंदर, ईयर 1 पे, ईयर 2 पे, ईयर 3 पे, ईयर 4 पे, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। खूब समझ लीजिए, ये जो भी सारी लीज की पेमेंट्स करने का आपने सामने वाले लेसोर को वादा किया है, ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आपकी ऑब्लिगेशन है। लेकिन ये जिम्मेदारी रिपोर्ट होनी है आज ईयर 0 लेवल के ऊपर। तो क्योंकि हम कोई लाइबिलिटी आज रिपोर्ट करने जा रहे हैं, तो लाजिम हो, मजलूम है आपके ऊपर कि वो लाइबिलिटी आज ही की वैल्यू पे रिपोर्ट होगी। तो तभी शायद स्टैंडर्ड ने आपको क्या बोला कि तुम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट्स निकाल लिया करो। यानी तुम्हारी लीज लाइबिलिटी किसके बराबर होनी चाहिए, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट्स के बराबर होनी चाहिए। क्लियर हो गई बात, ये डन। अब मेरे प्यारे बच्चों, सवाल ये बनता है कि मिनिमम लीज पेमेंट्स, जो भी लीज पेमेंट्स आपने सामने वाले लेसोर को करनी है, उन सारी की सारी लीज पेमेंट्स की प्रेजेंट वैल्यू निकालने, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट्स बन जाते हैं, और यही लीज पेमेंट्स आपकी लीज लाइबिलिटी है। लेकिन सवाल यह है कि सर, आप कहते हैं लीज पेमेंट्स की प्रेजेंट वैल्यू ले लें, लेकिन इन लीज पेमेंट्स के अंदर क्या क्या शुमार है, व्हाट इज इंक्लूडेड इन लीज पेमेंट्स। तो मेरे प्यारे बच्चों, लीज पेमेंट्स के अंदर, लीज पेमेंट एलपी मतलब लीज पेमेंट्स के अंदर शामिल हैं आपकी फिक्स्ड पेमेंट्स। मिसाल के तौर पे, आप एक लेसी हैं, आपने लेसौर से एक जगह लीज के ऊपर ली, और सामने वाले को कह दिया कि भाई हर साल के आखिर के ऊपर मैं तुम्हें 100 रुपए दूंगा ही दूंगा। यानी 1 साल कंप्लीट हुआ 100 रुपए दूंगा, 2 साल कंप्लीट हुआ 100 रुपए दूंगा, 3 साल कंप्लीट हुआ 100 रुपए दूंगा, 4 साल कंप्लीट हुआ 100 रुपए दूंगा, 5 साल कंप्लीट हुआ 100 रुपए दूंगा। तो अगर आपने सामने वाले को किसी फिक्स्ड पेमेंट का वादा किया हुआ है, यानी आपने बोला हुआ है भाई इतने पैसे तो मैं तुम्हें दूंगा ही दूंगा, तो अगर आपने सामने वाले को कुछ पैसे का वादा कर दिया है, कंफर्म कर दिया है कि इतने पैसे से दूंगा ही दूंगा, तो वो आपकी फिक्स्ड पेमेंट्स हैं, और वो फिक्स्ड पेमेंट्स हमेशा आपकी जिम्मेदारी का पार्ट बनती हैं। आप इन फिक्स्ड पेमेंट्स की प्रेजेंट वैल्यू निकाल लीजिएगा, तो आपकी पीवीएमएलपी आ जाएगी। पीवीएमएलपी की कैलकुलेशन के अंदर फिक्स्ड पेमेंट्स को भी कंसिडर किया जाता है। हाँ, ये बात जरूर है कि अगर आपका लेसॉर आपको कोई लीज इंसेंटिव्स दे रहा हो, देखें, क्लियरली आईएफआरएस कहता है कि तुम फिक्स्ड पेमेंट्स को कंसिडर करना, बट लेस एनी लीज इंसेंटिव्स रिसीवेबल इन द फ्यूचर। मिसाल के तौर पे, लीज इंसेंटिव्स बेसिकली क्या होते हैं, लीज इंसेंटिव्स ये होते हैं कि अगर आपका लेस और लीज के अंदर एंटर होने के लिए आपको अट्रैक्शन के लिए कोई चीज ऑफर करे। क्या मतलब, मिसाल के तौर पे आपको लेसौर ये बोलता है कि यार, ये जो पहले साल की लीज है ना, या चलो दूसरे साल की जो लीज है, उसके अंदर मैं तुम्हें 10% डिस्काउंट भी दूंगा। लीज इंसेंटिव आपको अट्रैक्ट करने के लिए कि भाई आप हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ही लीजिंग लो, या हमारी लीजिंग बैंक से ही लीजेस लो, हो सकता है वो आपको अलाउ कर दे कि भाई दूसरे साल के अंदर मैं आपको 10% डिस्काउंट दूंगा। 10% डिस्काउंट दूंगा तो इसका मतलब टेक्निकली आपसे 90 चार्ज करेगा, आप इस 90 की प्रेजेंट वैल्यू निकालिएगा, यानी आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग एनी लीज इंसेंटिव्स। या मिसाल के तौर पे, आपका जो लैंडलॉर्ड है या आपका जो लेसॉर है, वो आपको ये बोल रहा है कि यार, ये जो आपका तीसरे साल का रेंटल है ना, इसके अंदर मेरी तरफ से मेंटेनेंस के पैसे ऑलरेडी शामिल हैं, मेंटेनेंस के पैसे ऑलरेडी शामिल हैं इसके अंदर। तो आपको यहां पे नेट ऑफ लीज इंसेंटिव्स वैल्यू लेनी है, नेट ऑफ लीज इंसेंटिव्स वैल्यू। हो सकता है आपका कोई कूपन दे दे, कोई कोई लेस और किसी भी तरीके का आपको एडवांटेज दे दे, और वो इंसेंटिव को कंसिडर करने के बाद वाकई में जो आपने पेमेंट करनी है वो आपकी लाइबिलिटी का पार्ट बनेगी। क्लियर होती है बात। तो फिक्स्ड पेमेंट्स को कंसिडर करें आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग एनी लीज इंसेंटिव्स, जो भी लेसर आपको लीज इंसेंटिव दे रहा है, कोई डिस्काउंट दे, कोई कूपन दे, या कुछ भी दे दे आपको। क्लियर। पहली बात तो लीज पेमेंट्स के अंदर, पहली बात तो हम यहां पे लिखते भी चले जाते हैं। पहली बात तो लीज पेमेंट्स के अंदर ये क्लियर है कि हम फिक्स्ड पेमेंट्स को कंसिडर करेंगे, ठीक है। लेकिन आईएफआरएस 16 ने यह बोला कि अक्सर ऐसा होता है कि कभी कभार लेसॉर किसी लीज के अंदर एंटर होता है,
और जब कभी कोई लेसॉर किसी लीज के अंदर, जब कभी कोई लेसी किसी लेसॉर के साथ लीज के अंदर एंटर होता है तो उसको वादा करता है कि मैं तुम्हें पैसे दूंगा ही दूंगा। लेकिन कभी कभार तो वो पैसे फिक्स्ड होते हैं, लेकिन कभी कभार कुछ वेरिएबल पैसे भी प्रॉमिस किए जाते हैं। लीज के अंदर वेरिएबल रेंटल्स भी होते हैं, वेरिएबल पेमेंट्स भी होती हैं। वेरिएबल पेमेंट्स क्या हो सकती है मिसाल के तौर पे? दैट डिपेंड ऑन एन इंडेक्स और रेट initially valued using the index or rate at the lease commencement date। भाई ऐसा जरूर हो सकता है कि कोई भी लेसी लेसॉर के साथ किसी ऐसी अरेंजमेंट के अंदर एंटर हो जिसके अंदर वेरिएबल पेमेंट्स हैं। मिसाल के तौर पे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। कोई कोई ब्रांड का मिसाल के तौर पे जाराज है। हाँ, तो जाराज ने लेट्स से लंदन की एक हाई स्ट्रीट के अंदर एक शॉपिंग मॉल के अंदर लेट्स से उसने एक फैसिलिटी को रेंट किया। और लेट्स से अब जाहिर जाराज इतना बड़ा ब्रांड है कि जाराज हो जाए, ये वर्साची हो जाए, ये इतने बड़े बड़े ब्रांड्स हैं कि ये कभी भी शॉर्ट टर्म लीज अग्रीमेंट्स नहीं करते। क्योंकि उनको पता है कि यार देखो, जब किसी शॉपिंग मॉल में या जब किसी लोकेलिटी के अंदर जाराज का स्टोर खुल जाएगा तो उस जगह की वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। हाँ, और जब उस जगह की वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी तो अगर 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट करूं और लेसॉर मुझे 1 साल के बाद जाके यहां से निकाल दे तो उस जगह की वैल्यू तो बढ़ चुकी होगी, क्योंकि वहां पे जारा स्टोर खुला हुआ था। वो जो जगह की वैल्यू बढ़ने की वजह से फुटफॉल बढ़ा था, ज्यादा लोग उस जगह चक्कर लगाते थे, या उस जगह की वैल्यू एनहांस हो गई थी। अगर 1 साल बाद ही लैंडलॉर्ड ने मुझे इस जगह से बाहर निकाल दिया तो इस जगह की वैल्यू तो खत्म, या इस जगह की वैल्यू का फायदा तो लेसॉर को मिल गया, मुझे क्या मिला? 1 साल तो मैंने मेहनत की, मैंने अपना ब्रांड एस्टैब्लिश किया, मैंने अपना स्टोर अच्छा बनाया। 1 साल बाद अगर लेसौर मुझे बाहर कर दे तो भाई मुझे कितनी नफलों का सवाब मिला? उल्टा लेसौर का फायदा, उस जगह की वैल्यू बढ़ गई। तो जारा फॉर एग्जाम्पल, जारा वर्साची या जो भी ब्रांड है, मुझे तो इतने नहीं पता, आपको ज्यादा पता होंगे, जो भी ब्रांड है उसकी वो जनरली करते हैं लेट्स से 10 साल के अग्रीमेंट। अब अगर लेसौर कभी इतने लंबे अग्रीमेंट के अंदर एंटर होता है ना, तो लेसौर को एक बहुत बड़ा खतरा ये होता है कि उस वो अगर सिर्फ फिक्स्ड रेंटल्स के ऊपर अग्री कर जाए अपने लेसी के साथ, तो रियल टर्म्स के अंदर इन्फ्लेशन हो जाने की वजह से रियल टर्म्स के अंदर ही बी लूजिंग मनी। बात समझ में आती नहीं आती? मतलब आप सोचिए ना, उसके लिए तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, लेसौर के लिए तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, उसने इस प्रॉपर्टी के ऊपर कुछ ना कुछ कमाना है। अब अगर मैं जाराज के साथ $100 $100 $100 $100 $100 के ऊपर मैं उससे अग्रीमेंट कर लेता हूं, एक लेसौर एक जाराज से 100 $100 हर साल की पेमेंट के ऊपर एग्री कर लेता है, तो लॉजिकली सोचे अगर अगले साल 3% इन्फ्लेशन है या 4% इन्फ्लेशन है और मुझे अभी भी $100 ही मिलेंगे जितने की पिछले साल मिला करते थे, तो एज अ लेसॉर आई विल बी लूजिंग, आई विल बी लूजिंग। तो मिसाल के तौर पे लेसॉर जारास के पास गया, उसने बोला देखो भाई हर साल इन्फ्लेशन होती है, और हर साल इन्फ्लेशन होती है ना, तो हम एक काम करते हैं, ऐसा अग्रीमेंट अपना बनाते हैं, इस जगह के लिए मुझे $100 चाहिए, लेकिन हो सकता है अगले साल इन्फ्लेशन हो जाए, हो सकता है उसके अगले साल इन्फ्लेशन हो जाए, हो सकता है उसके अगले साल इन्फ्लेशन हो जाए। तो चलो मैं तुमसे काम ये करता हूं कि मैं तुम्हें कहता हूं हर साल 10% का इंक्रीमेंट लगेगा रेंट के ऊपर, हर साल 10% का इंक्रीमेंट लगेगा रेंट के ऊपर। जारा ने बोला भाई 10% इंक्रीमेंट क्यों? लैंडलॉर्ड ने बोला देखो यार, कभी 4% इन्फ्लेशन होगी, कभी 5 होगी, कभी 10 भी हो सकती है, कभी 6 भी हो सकती है, तो एक काम करते हैं ना, स्टैंडर्ड 10 रख लेते हैं। जारा ने बोला अच्छा, स्टैंडर्ड 10 क्यों रख रहे हैं, फिर स्टैंडर्ड 2 रख लेते हैं, स्टैंडर्ड 3 रख लेते हैं, क्योंकि कभी 2 इन्फ्लेशन है, कभी 1 इन्फ्लेशन है, कभी 4 है, कभी 6, कभी 10 है, तो स्टैंडर्ड 1 रख लेते हैं। दोनों के दरमियान फड्डा स्टार्ट हो गया। लैंडलॉर्ड कह रहा है भाई मेरे को सेफ मार्जिन इतना दो कि 10% हर साल इंक्रीमेंट लगेगा। उस आपने बोला भाई हर साल 1% इंक्रीमेंट या 2% इंक्रीमेंट लगेगा। दोनों का फड्डा चल रहा था कि किसी ने बीच में आके ये बोला कि भाई लड़ क्यों रहे? लेसौर ने बोला भाई मैं चाहता हूं मेरा रियल रेट ऑफ रिटर्न या मेरा रियल रिटर्न इस इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के ऊपर कुछ नहीं तो कांस्टेंट तो रहे। हाँ, कैपिटल गेन जो आएगा वो मेरा है, लेकिन रेंटल तो कांस्टेंट रहे। अगर अगले साल इन्फ्लेशन हो गई और मैंने सेम फिक्स्ड रेंटल्स के ऊपर अग्री किया हुआ, तो मैं तो लूज कर रहा हूँ पैसे। तो किसी ने एडवाइस ये करी लेसौर और लेसी को कि भाई आप ये काम क्यों नहीं करते कि अपने लीज रेंटल को इन्फ्लेशन इंडेक्स या इन्फ्लेशन रेट के साथ लिंक कर दें। इंडेक्स नंबर्स आपने पढ़े हैं ना F2 के अंदर, अपने बचपन मैनेजमेंट अकाउंटिंग के पेपर्स के अंदर इंडेक्स नंबर्स पढ़े हैं। तो लेट्स से हमने बेस डिसाइड किया, लेट्स से भाई $100 का रेंट है जब इंडेक्स 100 है। अगर कल को इंडेक्स 102 हो गया तो रेंट भी 102 हो जाएगा, क्योंकि 2%
इंडेक्स बढ़ा, हाँ, 2 इंडेक्स बढ़ा मतलब 2% इन्फ्लेशन हुई, तो अगर 2% इन्फ्लेशन हुई तो रेंट भी 2% बढ़ जाएगा। आपस में एग्री कर लिया लेसोर और लेसी ने, बोला भाई बिल्कुल फेयर बात है। तो वेरिएबल लीज पेमेंट्स क्या होती हैं? वेरिएबल लीज पेमेंट्स के अंदर हम यहां पे उन वेरिएबल लीज पेमेंट्स की बात कर रहे हैं विच आर इंडेक्स्ड, विच आर टाइड अप टू एन इंडेक्स और रेट। कोई भी ऐसी वेरिएबल पेमेंट, कोई भी ऐसी वेरिएबल पेमेंट जो कि टाइड अप है, लिंक्ड है विद एन इंडेक्स रेट और एन इन्फ्लेशन रेट, तो ऐसे टाइप के वेरिएबल लीज पेमेंट्स को भी आपने लीज पेमेंट्स मानना है। हालांकि पता नहीं है कि अगले साल वाकई में कितना पे कर रहे होंगे, लेकिन अंदाजा ले लो, अंदाजा ले लो। अगर तुम्हारी वेरिएबल लीज पेमेंट्स हैं तो अंदाजा ले लो कि भाई इस साल तो 100 फिक्स्ड है, अगले साल एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन 2% है तो 102 हो जाएगा, तो फिर उसके बाद जो है लेट्स से 105 हो जाएगा, फिर उसके बाद 106 हो जाएगा। इन सारी वेरिएबल लीज पेमेंट्स को कंसिडर करो और इन सबकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो, और इन सबकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो। वेरिएबल लीज पेमेंट्स को भी कंसिडर करना जरूरी है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट्स निकालते वक्त। तो लीज लाइबिलिटी क्या है? लीज लाइबिलिटी, अब लीज पेमेंट्स का मतलब क्या है? फिक्स्ड पेमेंट्स प्लस वेरिएबल पेमेंट्स भी। अच्छा, यहां पे ना स्टूडेंट्स को ये बात समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि IFRS 16 के जो अल्फाज है ना वो बड़े क्लियर है। IFRS 16 कहता है कि जब आप वेरिएबल लीज पेमेंट्स कंसिडर करोगे तो सिर्फ वो वेरिएबल लीज पेमेंट्स अपनी पीवीएमएलपी का पार्ट बनाना, सिर्फ वो लीज पेमेंट्स अपनी पीवीएमएलपी का पार्ट बनाना जो के जो के आपके किसी इंडेक्स या रेट से लिंक्ड है। यानी इस बात से क्या समझ में आया? इस बात से समझ में ये आया कि सिर्फ वो वेरिएबल लीज पेमेंट्स को लीज लाइबिलिटी का पार्ट बनाना है विच आर, दैट डिपेंड, क्या लिखा हुआ है? दैट डिपेंड ऑन एन इंडेक्स और रेट विच इज जनरली द केस, विच इज जनरली द केस ऑफ इन्फ्लेशन। अच्छा, इंटरेस्ट रेट से भी लिंक्ड हो सकता है, लेकिन जनरली ये किससे लिंक्ड होते हैं? इन्फ्लेशन से लिंक्ड होते हैं। इसका मतलब ये भी हुआ कि IFRS 16 कह रहा है कि अगर कोई ऐसी वेरिएबल लीज पेमेंट है जिसका ताल्लुक ना तो इंडेक्सेशन से है ना तो रेट से ताल्लुक है, यानी कोई और वजह से वेरिएबल लीज पेमेंट्स अग्री हो रही हैं, तो वो लीज लाइबिलिटी का पार्ट आज नहीं है, वो कॉन्टिंजेंट हैं, वो बहुत अनसर्टेन वाकयात हैं जिनकी कोई गारंटी आज नहीं है, तो उनको लीज लाइबिलिटी का पार्ट ना बनाइएगा। मिसाल के तौर पे आपने लैंडलॉर्ड से अग्री कर लिया कि सर देखें आज मेरा थोड़ा ख्याल करिए और ये जगह मुझे दे दीजिए रेंट के ऊपर, इंशाल्लाह ताला मेरा बिजनेस चल गया ना तो जितना भी प्रॉफिट मुझे पहले साल में आएगा या दूसरे साल में आएगा या तीसरे साल में आएगा, उस प्रॉफिट में से भी मैं आपको 10% शेयर दे दूंगा। ऐसा होता है रियलिटी में, ऐसा हमने खुद रेंटल अग्रीमेंट्स में किया है। जहां हमें लगता है कि भाई कोई बात नहीं बन रही तो हम खुद कहते हैं भाई आप हमें कर इजाजत तो दो काम करने की, प्रॉफिट में से भी शेयर दे देंगे तुमको, बिजनेस तो करने दो। हाँ, तो ऐसे प्रॉफिट की लिंकेजेस या सेल्स की लिंकेजेस या कोई और वेरिएबल लीज पेमेंट्स विच आर अग्रीड बिटवीन लेसोर एंड लेसी इन टर्म्स ऑफ बिजनेस, इन टर्म्स ऑफ बिजनेस, those are business related payments, those are partnership related payments, those are not lease payments, वो एसेट की खातिर पेमेंट्स नहीं है, तो लाजिम तौर के ऊपर आपने क्या कर देना है? उनको इग्नोर कर देना है। क्लियर हो गई बात ये? तो भाई क्लियर हो गया, लीज पेमेंट्स की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है ताकि लीज लाइबिलिटी रिपोर्ट करें। इसके अंदर फिक्स पेमेंट्स भी शामिल हैं, इसके अंदर वेरिएबल पेमेंट्स भी शामिल हैं, और इसके अंदर कोई भी ऐसी अमाउंट विच इज पेएबल टू लेस और एज रेजिडुअल वैल्यू गारंटीज। अच्छा, ये टर्मिनोलॉजी आ गई यहां पे, जरा इसको समझ लेते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय रेजिडुअल वैल्यू गारंटीज? लेट मी ऐड अ पेपर। सबसे पहले देखो हम याद करते हैं रेजिडुअल वैल्यू का मतलब क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय रेजिडुअल वैल्यू? हाँ, रेजिडुअल वैल्यू का हम सब लोग मतलब समझते हैं। रेजिडुअल वैल्यू का मतलब होता है स्क्रैप वैल्यू या डिस्पोजल वैल्यू। क्लियर होती है बात? ये सब समझते हैं ना हम लोग, स्क्रैप वैल्यू क्या होती है, रेजिडुअल वैल्यू क्या होती है, आप और मैं दोनों समझते हैं। अच्छा देखो, नॉर्मल हालात के अंदर क्या होता है कि लेट्स से एक मशीन है, एक इक्विपमेंट है, लेसोर ने ये मशीन या इक्विपमेंट बाय किया, और बाय करने के बाद ये रेंट पे किसको दे दिया? लेसी को दे दिया। ठीक है, रेंट पे किसको दे दिया? लेसी को दे दिया।
अच्छा, होगा क्या नॉर्मल हालात के अंदर, बोल रहा हूं नॉर्मल हालात के अंदर क्या होगा कि लेसी इस एसेट को, इस मशीन को इस्तेमाल करेगा, लेट्स से 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल इस्तेमाल करेगा, और एक बार लेसी ने लेसौर का ये एसेट इस्तेमाल कर लिया, तो उसके बाद लेसी लेसौर को ये एसेट वापस कर देगा। लेसौर क्या करेगा, इसको स्क्रैप कर देगा, इस एसेट को। स्क्रैप करेगा तो इसके अगेंस्ट क्या मिलेगी, कुछ ना कुछ स्क्रैप वैल्यू मिलेगी। नॉर्मल हालात में ऐसे ही हो रहा होता है। नॉर्मल हालात के अंदर क्या होता है भाई, नॉर्मल हालात के अंदर क्या होता है, लेसॉर अपना एसेट लेसी को देता है इस्तेमाल करने के लिए, लेसी उसको लीज टर्म तक के लिए इस्तेमाल करता है, और इस्तेमाल जब हो जाता है तो उसके बाद वापस कर देता है। ऐसा ही है, वापस कर देता है। तो लेसॉर ने क्या करना है उस एसेट का, लेसॉर ने कुछ भी नहीं करना। लेसॉर मोस्ट लाइकली एक बैंक है, लेसॉर मोस्ट लाइकली एक लीजिंग कंपनी है, उसने कुछ नहीं करना। तो वो सिंपली क्या करता है, वो उसको स्क्रैप कर देता है। यानी जब लेसॉर किसी मशीन के अंदर इन्वेस्ट करता है और ये सोच रहा होता है कि मैं इसको रेंट पे चढ़ाऊंगा और इससे अल्टीमेटली अपना प्रॉफिट कमाऊंगा, तो वो इस बात को कंसिडर कर रहा होता है कि कल को ये एसेट मेरे पास वापस आएगा और इसकी स्क्रैप वैल्यू मुझे मिलेगी। शायद उसकी इन्वेस्टमेंट की एनपीवी पॉजिटिव ही तब होती होगी जब उसको आखिर की स्क्रैप वैल्यू मिलती होगी। मान रहे हैं इस बात को या नहीं मान रहे? लेसॉर अपना एसेट रेंटल के अगेंस्ट किसी लेसी को देता है और ये उम्मीद करता है कि कल को ये एसेट मेरे पास वापस आएगा। जब ये एसेट मेरे पास वापस आएगा तो अल्टीमेटली मैं इसको स्क्रैप कर दूंगा। इसके स्क्रैप करने के ऊपर मुझे इसकी इनिशियल कॉस्ट का 5%, 10% या 15% तो मिलेगा ही मिलेगा। तो इसका मतलब मेरी ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी आखिरी साल में आ ही जाएगी। मैं पॉजिटिव एनपीवी के ऊपर खड़ा हूंगा इस इन्वेस्टमेंट करने के ऊपर। कहने का मकसद यह है कि रेजिडुअल वैल्यू अक्सर औकात के ऊपर लेसॉर के लिए बहुत जरूरी होती है। अब सबसे बड़ा मसला दुनिया के अंदर क्या है कि जब भी कभी कोई लेसॉर अपना एसेट लेसी को देता है और ये उम्मीद रखता है कि अल्टीमेटली जब इस एसेट की यूजेज खत्म हो जाएगी तो अल्टीमेटली ये लेसी मुझे ये एसेट वापस करेगा, और जब वापस करेगा तो मैं इसकी रेजिडुअल वैल्यू से कमा लिया करूंगा, अपनी एनपीवी को पॉजिटिव कर दिया करूंगा। तो अक्सर जिंदगी का बड़ा सबसे बड़ा मसला यह है कि लेसी आपके एसेट की बजा देते हैं। ऐसे ही होता है ना, अगर आप में से कोई कभी किराए के घर के अंदर रहा है या किराए की चीज इस्तेमाल की है, तो आप क्या करते हैं? जब जा रहे होते हैं छोड़ के, तो किस हालत के अंदर छोड़ के जाते हैं? क्या अपने लैंडलॉर्ड के लिए अच्छी हालत के अंदर छोड़ के जाते हैं? देयर इज अ रिस्क कि भाई लेसोर को जिस हालत के अंदर एसेट मिले वो वैसा हो ही ना जैसे कि उसने एक्सपेक्ट किया था, एंड देयर फॉर उसको उतनी रेजिडुअल वैल्यू मिल ही ना पाए जितना कि उसने एक्सपेक्ट किया था अपनी एनपीवी को पॉजिटिव बनाने के लिए, यानी अपनी इन्वेस्टमेंट को वाइबल बनाने के लिए। तो अक्सर ऐसा होता है कि लेसॉर्स अपने अग्रीमेंट के अंदर ये बात डालते हैं कि देखिए हम आपको अपना एसेट लीज के ऊपर दे रहे हैं, आप 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल वट एवर द लीज अग्रीमेंट इज, आप इस एसेट को इस्तेमाल करिए। लेकिन जब आप इस एसेट को हमें वापस कर रहे होंगे तो वापस करते वक्त आप हमें गारंटी करें, आप हमें वादा करें, आप हमें प्रॉमिस करें कि कुछ रेजिडुअल वैल्यू आप हमें देंगे ही देंगे। कुछ रेजिडुअल वैल्यू आप हमें देंगे ही देंगे। मिसाल के तौर पे लेसौर अपना केस क्या रखेगा? लेसौर ये बोलेगा भाई देखो, जब मैंने इस एसेट को बाई किया और जितने रेंटल्स मैंने आपको बना के दिए कि आप इतने रेंटल्स मुझे पे कर दो 5 साल तक, तो ये मेरे एसेट वारे में रहेगा। तो लेसौर ये कहेगा कि मैंने ये भी कंसिडर किया था कि जब आप ये एसेट मुझे वापस करोगे तो मैं इसको 100 रुपए का बेच दूंगा। लेकिन देर इज अ रिस्क ना, देर इज अ रिस्क कि हो सकता है कि जब आप एसेट मुझे वापस करें तो वो इस कंडीशन के अंदर हो कि मैं 100 रुपए अपने रिकवर कर ही ना पाऊं, लेट से हो सकता है सिर्फ 50 रिकवर कर पाऊं। तो लेसॉर क्या करेगा, लेसी के अग्रीमेंट के अंदर ये लिख देगा कि भाई आप मुझे वादा करें कि कुछ भी हो जाए, अगर मुझे मेरे मार्केट से पूरे पैसे ना मिले तो अप टू 50 रुपीज या अप टू $50 जो पैसों का शॉर्टफॉल आएगा मार्केट से। यानी मार्केट से शॉर्टफॉल आने का मतलब क्या हुआ भाई, मैंने एक्सपेक्ट किया था कि मेरे को $100 रेजिडुअल वैल्यू चाहिए। अगर ऐसा हुआ कि मुझे $100 ही रेजिडुअल वैल्यू मिल गई तो कोई टेंशन नहीं है, मैं आपसे कोई पैसे चार्ज नहीं करूंगा। हो सकता है ऐसा, या ऐसा हो सकता है कि मिसाल के तौर पे मुझे $100 स्क्रैप वैल्यू ना मिले क्योंकि आपने मेरे एसेट की बैंड बजा दी है, तो हो सकता है मुझे सिर्फ $50 मिले। तो अगर मुझे मार्केट से $50 मिल रहे हुए तो बाकी 50 आप पे करोगे, क्योंकि मैंने यही सोचते हुए आपके रेंटल्स डिजाइन किए हैं। हाँ,
तो गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू क्या होती है? गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू आपकी टोटल रेजिडुअल वैल्यू का वो पोर्शन होती है जो कि लेसॉर कह रहा होता है लेसी से कि तुम मुझे गारंटी करो ही करो। लेसॉर पहले तो कोशिश यही करेगा कि मार्केट के अंदर जाके इस एसेट को बेच दे, लेकिन उसके ऊपर रिस्क तो है ना कि हो सकता है उतने पैसे ना रिकवर हो पाए जितना कि उसने प्लान किया था। तो वो लेसी के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल देता है कुछ केसेस के अंदर कि आप मुझे $50 की गारंटी तो दो ही दो कि आप मुझे एज अ रेजिडुअल वैल्यू पे करोगे ही करोगे, क्योंकि मुझे मालूम है कि आपने मेरे एसेट की बजानी ही बजानी है। अच्छा सर, $100 किसी लेसोर ने एक्सपेक्ट किया था कि उसको रेजिडुअल वैल्यू मिलनी चाहिए। लेट्स से अगर $50 लेसी गारंटी कर भी देता है, लेसी कहता है भाई कुछ नहीं हुआ ना, तुम टेंशन ना लो, मैं जब जा रहा हूंगा ना तो जाते हुए $50 तुम्हारे हाथ में रखते हुए जाऊंगा। सर ये $50 जो लेसी ने गारंटी कर दिया, ये तो गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू है, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म के अंदर जीआरवी कहते हैं। उसकी एक्सपेक्टेशन के अगेंस्ट, उसकी एक्सपेक्टेशन तो 100 की थी, 50 की गारंटी मिल गई। जो बाकी 50 है ना, जो कि गारंटीड नहीं है, यानी इसका रिस्क लेसोर के ऊपर है, इसको फाइनेंस की जबान में कहा जाता है यूजीआरवी, अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू। गारंटेड रेजिडुअल वैल्यू का वो पोर्शन है जिसके लिए लेसी ने प्रॉमिस कर दिया कि टेंशन ना लो, ये पैसे मैं जाते जाते तुम्हें देके जाऊंगा ही जाऊंगा। अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू इज द रिमेनिंग पोर्शन जिसके लिए लेसोर के पास कोई गारंटी नहीं है, वो लेसी ने पे करने का वादा नहीं किया है, नहीं किया है, नहीं किया है, वो अनगारंटेड है। आपको पता है IFRS 16 क्या कहता है? IFRS 16 कहता है कि लेसी मियां, अगर तुमने अपने लेसोर के साथ कोई लीज अग्रीमेंट साइन किया और वो लीज अग्रीमेंट साइन करते वक्त तुमने उस अग्रीमेंट के अंदर कोई रेजिडुअल वैल्यू गारंटी प्रॉमिस कर दी है, तो खूब समझ लेना, अगर तुमने लेसोर की सेफ्टी की खातिर ही सही, लेकिन तुमने लेसोर को कोई रेजिडुअल वैल्यू प्रॉमिस कर दी है, गारंटी कर दी है, तो खूब समझ लो, बेशक वो आखिरी साल जाके पे होगी, लेकिन आज से तुमने उसका प्रॉमिस कर लिया है, तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दैट गारंटेड रेजिडुअल वैल्यू should be shown as a liability to your shareholders today, so that they know that you have promised something at the end of 4 years, 5 years, 6 years, whatever the lease term is. क्लियर होती है बात? तो गारंटेड रेजिडुअल वैल्यू या जीआरवी का मतलब ये होता है, ये वो पोर्शन ऑफ रेजिडुअल वैल्यू है जो कि लेसी ने प्रॉमिस कर दी है टू लेसॉर। अब क्योंकि लेसी ने प्रॉमिस कर दी है टुवर्ड्स लेसॉर, तो आपकी लीज पेमेंट्स का पार्ट बनेगी और आपकी लीज लाइबिलिटी का भी पार्ट बनेगी। यानी लीज पेमेंट्स के अंदर फिक्स पेमेंट्स भी आ गई, वेरिएबल पेमेंट्स भी आ गई और जीआरबी भी आ गया। क्लियर होती है बात? और जीआरबी भी आ गया। अच्छा खूब समझ लीजिए, लीज लाइबिलिटी निकालते हुए लेसी कभी भी अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू को अपनी लाइबिलिटी का पार्ट नहीं बनाता, क्योंकि अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू की कोई गारंटी नहीं है और हमारी तरफ से तो बिल्कुल भी नहीं है, हमने तो प्रॉमिस ही नहीं किया। वो पैसा मिल गया आपको, अच्छी बात, नहीं मिला तो आपकी किस्मत, लेस और करे इसका, लेसी का कोई रिस्क नहीं। क्लियर? फिर IFRS 16 कहता है कि अगर अगर लेट्स से आप एक ऐसी लीज के अंदर एंटर हुए, आप एक ऐसी लीज के अंदर एंटर हुए जिसके अंदर लेट्स से एक ऑप्शन टू परचेज, या ऑप्शन टू परचेज के बजाय इसको लिखो ऑप्शन टू एक्सटेंड है। अच्छा, हम एक काम करते हैं, ऑप्शन टू परचेज और ऑप्शन टू एक्सटेंड दोनों की मिसालें समझते हैं। ऑप्शन टू परचेज की एग्जांपल होती है बार्गेन परचेज ऑप्शन। बार्गेन परचेज ऑप्शन आप समझते हैं? लेट्स से आपका लेसी आपको ये कह रहा है कि देख, तो मेरे साथ 4 साल की लीज साइन कर, 1 2 3 4, और चौथे साल के आखिर में मैं तुम्हें ऑप्शन ये देता हूं कि तुम मुझे ₹10,000 देना, ₹10,000 देना, और इस एसेट की ओनरशिप अपने नाम पे ट्रांसफर करा लेना, यानी मुझे वापस ना करना। लेट्स से तुमने एक गाड़ी बैंक से लीज पे ली, गाड़ी की वैल्यू थी लेट्स से ₹40 लाख। ठीक है, बैंक ने तुम्हें बोला सर 4 साल तक तो आपका और हमारा एक रेंटल का अग्रीमेंट है, टेक्निकली स्पीकिंग आपने हमसे गाड़ी रेंट के ऊपर ली हुई है, लीज के ऊपर ली हुई है, 4 साल तक आप चलाइए, इसकी पेमेंट्स हमें करते रहे। लेकिन सच बात यह है कि 4 साल में आप हमें इतना पैसा पे कर चुके होंगे कि हमारी अपनी इन्वेस्टमेंट इस गाड़ी के अंदर
और हमारा प्रॉफिट भी निकल कर आ चुका होगा। तो हम आपके लीज अग्रीमेंट के अंदर आपको एक ऑप्शन दे रहे हैं कि अगर 4 साल के बाद आप चाहें तो नॉमिनल चार्जेस पे करके, बिल्कुल नॉमिनल चार्जेस पे करके, और ये नॉमिनल चार्जेस भी बेसिकली डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस होंगे या ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप रिलेटेड लीगल चार्जेस होंगे। आप सिर्फ 10,000 रुपए हमको दीजिएगा और ये 10,000 रुपए देने के बाद गाड़ी अपने नाम पे करा लीजिएगा। बैंक बोल रहा है हमें गाड़ी वापस नहीं चाहिए, हम गाड़ी थोड़ी चलाते हैं, आपकी पुरानी गाड़ी का हम क्या करेंगे। 4-5 साल में हमने आपसे पूरा का पूरा ईएमआई ले लेके सारा पैसा रिकवर कर लिया है। अब चौथे पांचवें साल के बाद जाके ये गाड़ी हमें वापस ना करो, हमें बैलेंस शीट पे आइटम नहीं चाहिए, ये गाड़ी तुम खुद रखो, कौन इसको हमारे पास से ऑक्शन कराता फिरेगा, बेचता फिरेगा, ये गाड़ी आप रख लो, बस 10,000 रुपये हमें पे कर देना। तो वो आपको इतने नॉमिनल चार्जेस बताएगा, इतने नॉमिनल चार्जेस बताएगा, जिसके लिए ये आज से अज्यूम करना लाजिम है कि आप ये एक्सरसाइज करोगे ही करोगे। कौन अहमक आदमी होगा जो कह रहा होगा 4 साल के बाद नहीं यार मैं तुम्हें 10,000 दे के ना ये एसेट अपने नाम पे नहीं करा रहा। कोई बेवकूफी होगा। बार्गेन परचेज ऑप्शन, अच्छा ये एग्जांपल किसकी है, बार्गेन परचेज ऑप्शन की। बार्गेन परचेज ऑप्शन बजाते खुद बाय डेफिनेशन एक इतने सस्ते ऑप्शन को कहा जाता है कि लेसी उसको एक्सरसाइज करेगा ही करेगा और ओनरशिप की जिम्मेदारी अपने पास लेगा ही लेगा। तो आईएफआरएस 16 ये कहता है कि अगर आपके लीज अग्रीमेंट में कोई ऑप्शन टू परचेज दिया हुआ है, यानी बार्गेन परचेज ऑप्शन दिया हुआ है विच इज ऑलमोस्ट सर्टेन टू बी एक्सरसाइज्ड, एंड इट इज ऑफन द केस कि ये इतना सस्ता ऑप्शन होता है कि इसको कोई भी लेसी नहीं छोड़ेगा। तो आईएफआरएस 16 कहते हैं कि अगर पहले दिन से ये क्लियर है ना, ये रीजनेबली सर्टेन है कि बार्गेन परचेज ऑप्शन यानी ऑप्शन टू परचेज एक्सरसाइज होगा ही होगा, और आप चौथे साल के आखिर के अंदर जाके एक नॉमिनल पेमेंट करके एसेट को अपने नाम पे कराओगे ही कराओगे, तो फिर इस पेमेंट को भी अपनी लीज पेमेंट्स का पार्ट बना लेना, क्योंकि ये पैसा तुम एक्सपेक्टेड है, ऑलमोस्ट रीजनेबली सर्टेन है कि आपने ये पैसा पे करना ही करना है। तो इसको भी ऑप्शन टू परचेज वाली बात को भी अपनी लीज पेमेंट्स का पार्ट बना लेना, ताकि इन सब की जब प्रेजेंट वैल्यू निकाली जाए तो लीज लायबिलिटी का पार्ट बन जाए ये एक्सपेक्टेड पेमेंट। क्लियर। फिर अगर मिसाल के तौर पे कंपनी एक्सपेक्ट करती है कि ये लीज ऑल्दो हम 5 साल की ले रहे हैं, लेकिन हो सकता है ये एसेट की लीज हमें अर्ली टर्मिनेट करनी पड़े। कोई भी रीजन हो सकती है, मिसाल के तौर पे आपकी कंस्ट्रक्शन कंपनी है और आपने लेट्स से एक एक्सकेवेटर लीज पे लिया। लेट्स से आपने एक्सकेवेटर 5 साल की लीज पे ले लिया, क्योंकि इससे कम लीज पे मिल नहीं रहा था एक्सकेवेटर। तो आपने 5 साल की लीज के ऊपर बैंक से लीज करा लिया एक एक्सकेवेटर, लेकिन आपके पास जो प्रोजेक्ट इन हैंड है वो सिर्फ 2 साल का है। तो आपने दिमाग में ये रखा कि यार 2 साल के बाद मैं लीज टर्मिनेट कर दूंगा और लेसोर को बोलूंगा भाई वापस ले जाओ, क्योंकि मेरे पास तो कोई और प्रोजेक्ट है ही नहीं। या मिसाल के तौर पे आपके बिजनेस प्लान के अंदर ये है कि 2 साल के बाद हमने अपना कंस्ट्रक्शन बिजनेस करना ही नहीं है, या आखिरी प्रोजेक्ट है जो हम करने जा रहे हैं, इसके बाद हम ये बिजनेस बंद कर देंगे। तो इसका मतलब अगर ऐसी एक्सपेक्टेशंस आपको आज हैं कि 2 साल के बाद या तो आप बिजनेस बंद करने वाले हैं या आपको पता है कि आपके पास कोई और प्रोजेक्ट नहीं है, तो तभी आप क्या करेंगे, इस लीज को टर्मिनेट कर देंगे। तो आईएफआरएस 16 कहता है कि अगर आज ये एक्सपेक्टेड है, इट इज एन एक्सपेक्टेशन कि टर्मिनेशन पेनल्टीज, देखो जब भी तुम लेसोर के साथ जब भी तुम अर्ली टर्मिनेशन की तरफ जाओगे ना, लेसोर तुम्हारे ऊपर कुछ पेनल्टी लगाएगा, क्योंकि देखो टेक्निकली उसके इनकम का नुकसान है, उसकी इनकम का नुकसान। 5 साल की लीज के अंदर उसने 5 साल तुमसे प्रॉफिट कमाना था, तुमने 2 साल में लीज खत्म कर दी, तो उसके लिए तो एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गई ना। तो इस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के अगेंस्ट वो आपसे कुछ ना कुछ पेनल्टी तो चार्ज करेगा ही करेगा, आपको पीनलाइज करेगा। तो आईएफआरएस 16 कहता है कि अगर आज एंटिटी को ये खदशा है या एक्सपेक्टेशन है कि यार हमें मालूम है हमारे बिजनेस के हालात को देखते हुए या हमारी स्ट्रैटेजी को देखते हुए या अपने बजट्स को देखते हुए या अपने बिजनेस प्लान को देखते हुए कि हमें अर्ली टर्मिनेशन की तरफ जाना ही जाना पड़ेगा, तो इस अर्ली टर्मिनेशन के अगेंस्ट जो भी पेमेंट एक्सपेक्टेड है आपको आज, उस एक्सपेक्टेड पेमेंट को भी अपनी लीज पेमेंट्स का पार्ट बना लीजिएगा, ताकि लाइबिलिटी जो डिटरमिन हो रही हो आज की तारीख में वो सही डिटरमिन हो रही हो। तो अब 5 चीजें आती हैं लीज लाइबिलिटी की कैलकुलेशन के अंदर, क्या क्या, फिक्स्ड पेमेंट्स, वेरिएबल पेमेंट्स, जीआरवीज,
ऑप्शन टू परचेज यानी बार्गेन परचेज ऑप्शंस एंड टर्मिनेशन पेनल्टीज। ये सारी की सारी नॉर्मल हालात के अंदर लीज से एसोसिएटेड पेमेंट्स होती हैं। आईएफआरएस 16 कहता है इन सारी की सारी लीज पेमेंट्स की प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेना, तो तुम्हारी लीज लाइबिलिटी बन जाएगी। तो पहली बात तो क्लियर हो गई कि जब भी लेसी अकाउंटिंग एंट्री बनाएगा, तो अगर उससे कोई पूछेगा कि एफएलओ या लीज लाइबिलिटी कितने पे क्रेडिट होगी, तो वो बोलेगा ऐसी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पे क्रेडिट होगी, पीवीएमएलपी पे क्रेडिट होगी लीज लाइबिलिटी, जिसके अंदर फिक्स पेमेंट्स भी शामिल हैं, वेरिएबल पेमेंट्स भी शामिल हैं, जीआरवी भी शामिल है, ऑप्शन टू परचेज भी शामिल है, और टर्मिनेशन पेनल्टी भी शामिल है। जो जो लीज के अगेंस्ट एक लेसी को पे करना पड़ेगा, जिसमें फिक्स्ड से लेके जीआरवी से लेके ऑप्शन टू परचेज से लेके टर्मिनेशन से लेके जो भी पैसा एक्सपेक्टेड है आज की तारीख में कि आपको लेसोर को देना पड़ेगा, वो सारा का सारा आपकी लीज लाइबिलिटी का पार्ट बन जाना चाहिए। क्लियर हो गई बात ये? अच्छा, आपने लीज लाइबिलिटी की वैल्यूएशन या मेजरमेंट कैसे होगी ये तो समझ लिया। अब सवाल ये बनता है कि सर आरयूए की वैल्यूएशन कैसे होगी? हाउ डू यू वैल्यू आरयूए? एसेट की वैल्यूएशन कैसे होगी? तो अब थोड़ा सा कॉमन सेंस इस्तेमाल करते हैं, कॉमन सेंस। हम ये सवाल कर रहे हैं कि हमारे एसेट की वैल्यू कितनी होगी, एसेट की हमारे वैल्यू कितनी होगी। मैं आपसे बोलता हूं ये पेंसिल है ना, पेंसिल, ये पेंसिल मैं 100 रुपए की खरीद के लेकर आया। अगर ये पेंसिल मैं 100 रुपए की खरीद के लेकर आया हूं, अगर मैं ये पेंसिल 100 रुपए की खरीद के लेकर आया हूं, तो इस पेंसिल की वैल्यू कितनी है? 100 रुपए। अच्छा, अगर ये पेंसिल मैं 200 रुपए की खरीद के लेकर आया होता, तो आप क्या कहते हैं इस पेंसिल की वैल्यू कितनी है? 200 रुपए। अगर ये पेंसिल मैं 500 रुपए की खरीद के लेकर आया होता, तो आप क्या कहते हैं इस पेंसिल की वैल्यू कितनी है? 500 रुपए। 1000 की खरीद के लेकर आया होता, तो आप कहते हैं इस पेंसिल की वैल्यू 1000 रुपए। यानी इसका मतलब ये हुआ किसी भी एसेट की वैल्यू उतनी ही होती है जितना उसके अगेंस्ट पे करना होता है। अगर मैंने 100 रुपए पे किए इस एसेट को खरीदने के, तो ये 100 वाली पेंसिल, 200 रुपए पे किए तो 200 वाली पेंसिल, 500 रुपए पे किए तो 500 वाली पेंसिल, 1000 रुपए पे किए तो 1000 वाली पेंसिल। जितना भी एक एसेट के अगेंस्ट पे किया जाता है, जितना भी एक एसेट के अगेंस्ट पे किया जाता है, वो उस एसेट की वैल्यू होती है। सिंपल। ऐसा ही है ना? तो अगर इतनी सिंपल बात है जो आपके समझ में आ रही है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि आपके समझ में आ रही हो और आईएफआरएस के समझ में ना आ रही हो? आईएफआरएस से पूछा गया कि एसेट की वैल्यू क्या होगी यहां पे, तो उसने बोला द अमाउंट ऑफ इनिशियल मेजरमेंट ऑफ द लीज लाइबिलिटी। एसेट की वैल्यू उतनी ही होगी जितना लेसी ने इस राइट टू यूज एसेट को पाने के लिए पे किया या करेगा। तो कहने लगे कितना पे करोगे तुम इस एसेट के अगेंस्ट, इस लीज के अंदर? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट्स या लीज लाइबिलिटी। तो सिंपल हो गई ना भाई बात? क्या समझ में आया? राइट टू यूज एसेट के केस के अंदर एसेट की वैल्यू जज करनी है, और एसेट की वैल्यू उतनी ही होती है जितनी की आपकी लीज लाइबिलिटी होती है। सो वॉट एवर यू आर गोइंग टू पे फॉर द एसेट, वॉट एवर यू आर गोइंग टू पे फॉर द एसेट इज सपोज टू बी योर एसेट्स वैल्यू। RUA should at the very least be equal to lease liability। हाँ, क्लियर? लेकिन हाँ, आईएफआरएस 16 ने एक और बात भी बोली है। आईएफआरएस 16 ने बोला देखो, ये जो लीज लाइबिलिटी है ना, ये तुमने ऐसे निकाला था कि तुमने लीज लाइबिलिटी ऐसे निकाली थी कि फ्यूचर लीज पेमेंट्स की प्रेजेंट वैल्यू निकाली थी। फ्यूचर लीज पेमेंट्स की प्रेजेंट वैल्यू तुमने निकाली थी, ये तुम्हारी लीज लाइबिलिटी थी। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि तुमने कुछ डाउन पेमेंट कर दी हो एसेट के लिए। देखो, खूब समझ लो बेटा, खूब समझ लो। अगर तुमने एसेट को पाने के लिए कोई डाउन पेमेंट करी, अगर तुमने एसेट को पाने के लिए कोई डाउन पेमेंट करी, सो एनी पेमेंट विच इज मेड एट और बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द लीज, यानी डाउन पेमेंट्स, वो भी तो एसेट की खातिर ही की होगी ना। भाई देखो, किसी भी चीज की वैल्यू उतनी ही होती है जितना उसके लिए पे किया जाए। लीज लाइबिलिटी के अंदर देखो, लीज लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी का मतलब होता है जो पे करना है, जो पे करना है। तो जितने भी फ्यूचर के एक्सपेक्टेड रेंटल्स हैं, चाहे वो फिक्स्ड हो, वेरिएबल हो, जीआरवी हो, बीपीओ बार्गेन परचेज ऑप्शन हो,
या टर्मिनेशन हो, जो भी फ्यूचर की पेमेंट्स हैं वो तो लीज लाइबिलिटी के अंदर ऑटोमेटिकली आ गई होंगी। तो आरयूए की मेजरमेंट के अंदर जब आपने बोला आरयूए को मेजर करने के लिए लीज लाइबिलिटी को इस्तेमाल करो, तो इस लीज लाइबिलिटी के तौर पे फ्यूचर की सारी पेमेंट्स तो आ गई, लेकिन अगर तुमने कोई डाउन पेमेंट कर दी हो तो वो डाउन पेमेंट भी तो एसेट की ही खातिर तुमने की है। अच्छा, वो डाउन पेमेंट तुम्हारी लीज लाइबिलिटी में नजर नहीं आ रही होगी, क्योंकि डाउन पेमेंट तो वो पेमेंट है ना जो हमने आज या आज से पहले इस लीज के अंदर एंटर होने से पहले कर दी। तो जो चीज आपने पे कर दी होती है वो आपकी लाइबिलिटी का पार्ट तो नहीं होती है, लेकिन वो पैसा जो तुमने आज पे कर दिया वो किया तो एसेट के लिए ही था ना, तो एसेट की वैल्यूएशन का पार्ट तो बनना ही चाहिए ना। खुद सोचो ना यार। तो इसलिए कह रहे हैं कि आरयूए की मेजरमेंट के अंदर फ्यूचर में जो पे करोगे वो भी एसेट की वैल्यू है, और आज जो पे कर दिया यानी डाउन पेमेंट्स वो भी एसेट की वैल्यू है। यहां तक के आईएफआरएस 16 ने बोला कि बेटा आरयूए कोई कोई नॉर्मल सा एसेट ही है। तो अगर कोई इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट आती है, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट आती है, तो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट क्या तुम आईज 16 में कैपिटलाइज नहीं करते थे? हमने बोला करते थे। उसने बोला कि आईज 38 में नहीं करते थे? हमने बोला भाई करते थे। उसने बोला कि आईज 40 में नहीं करते थे? हमने बोला भाई करते थे। तो उसने बोला भाई आईएफआरएस 16 वाला एसेट भी तो एक एसेट ही है। तो अगर कोई इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट इनकर हुई हो तो वो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट भी कैपिटलाइज कर लेना, वो भी आरयूए की वैल्यूएशन का पार्ट है, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट। बल्कि यहां तक बोला कि द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ रिमूविंग और डिसमेंटलिंग द अंडरलाइंग एसेट एज पर द कंडीशंस ऑफ द लीज। अगर कोई ऐसी कॉस्ट है जो तुम्हें एसेट को डिस्पोज ऑफ करने के लिए इनकर करनी पड़ेगी फ्यूचर के अंदर, याद है कंपल्सरी डिस्पोजल कॉस्ट का टॉपिक अंडर आई 16। तो कहते हैं अगर कोई कंपल्सरी डिस्पोजल कॉस्ट है ना तो उसको भी कैपिटलाइज कर लेना, जैसे कि हमेशा किया करते थे, जैसे कि हमेशा किया करते थे। इसमें कोई नई बात तो नहीं है, अभी भी कर लेना। नॉर्मल हालात के अंदर आरयूए की कम से कम वैल्यू किसके बराबर है? लीज लाइबिलिटी के बराबर है। लेकिन अगर तुमने कोई इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट इनकर कर दी वो भी कैपिटलाइज कर लेना। अगर फ्यूचर में कोई कंपलसरी डिस्पोजल कॉस्ट आनी है तो वो भी कैपिटलाइज कर देना। सर इस बात से क्या बात साबित होती है? भाई इस बात से बात ये साबित होती है, नॉर्मल हालात के अंदर, ये देखो नॉर्मल हालात के अंदर एंट्री बनती है आरयूए डेबिट एफएलओ क्रेडिट। अगर फाइनेंस लीज ऑब्लिगेशन 100 है तो आरयूए भी 100 ही होगा नॉर्मल हालात के अंदर। नॉर्मल हालात के अंदर यानी जब तक यहां की बात की जा रही है। लेकिन अगर लेट्स से कोई डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट है या कोई डाउन पेमेंट है जो आपने आज ही पे ऑफ कर दी है, तो फिर अकाउंटिंग एंट्री क्या बन रही होगी? आरयूए डेबिट हो रहा होगा लेट्स से 200 से, एफएलओ क्रेडिट हो रहा होगा 100 से, और जो पैसा आपने कैश में पे कर दिया वो 100 से क्रेडिट हो रहा होगा, लेकिन आपके पास पीएनएल में नहीं गया होगा, वो कैपिटलाइज हो गया होगा आरयूए के अंदर। तो नॉर्मल हालात के अंदर आरयूए और एफएलओ की वैल्यू हमेशा बराबर होती है, लेकिन कभी कभार बराबर नहीं भी हो सकती। ऐसा हो सकता है कि आरयूए और एफएलओ की वैल्यू बराबर ना हो, तो ऐसी अकाउंटिंग एंट्री बन जाएगी। क्लियर? डन? ओके है? क्लियर है ना भाई? बात समझ में आती है सब लोगों को? अच्छा, अब देखो तुम लोगों को अगर ये बात समझ में आ जाती है ना, जो अभी तक जितनी बात पड़ी है वो सारी की बात सारी बातें समझ में आ जाती हैं, तो अब हम चल रहे हैं शायद आज के सेशन के असल टॉपिक के ऊपर। और वो असल टॉपिक क्या है बेटा? इट इज ऑल अबाउट द टॉपिक ऑफ लीज मॉडिफिकेशन। देखो पहले मैंने तुम्हें ये समझाया कि जब लेसोर और लेसी के दरमियान कोई एग्रीमेंट हो रहा होता है तो वो एग्रीमेंट किन बुनियादों के ऊपर होता है। और अब हम डिस्कस ये करने चाह रहे हैं कि इनिशियल लेवल के ऊपर यानी एट द कमेंसमेंट ऑफ द लीज, अगर लेसोर और लेसी के दरमियान जो मुआहदा हुआ उसके अंदर कुछ चेंजेस आ जाती हैं, कुछ वेरिएशन आ जाती है, कुछ मॉडिफिकेशन हो जाती है, तो उस मॉडिफिकेशन को कैसे डील करना होगा लेसी की बुक्स के अंदर, हम इस बारे में बात करने जा रहे हैं। क्लियर होती है बात? सबसे पहली बात तो तुम ये समझ लो कि लीज मॉडिफिकेशन रेफर्स टू, व्हाट डज लीज मॉडिफिकेशन मीन? लीज मॉडिफिकेशन रेफर्स टू अ चेंज इन स्कोप और कंसिडरेशन ऑफ अ लीज। अगर कभी भी किसी भी लीज के स्कोप के अंदर चेंज आ जाए या कंसिडरेशन के अंदर चेंज आ जाए, चेंज का मतलब क्या हुआ?
यानी कुछ ऐसा हो जाए, यानी सच अ चेंज विच वॉज नॉट पार्ट ऑफ द ओरिजिनल लीज अग्रीमेंट्स, विच वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ द ओरिजिनल लीज अग्रीमेंट। यानी इसका मतलब ये क्लियर है, हाँ ये क्लियर है। अगर आपके रेंटल्स के अंदर चेंज आता है ड्यू टू वेरिएबल पेमेंट्स क्लॉज, ये लीज मॉडिफिकेशन नहीं है। देखो याद है ना, वेरिएबल लीज पेमेंट्स अभी बताया। वेरिएबल लीज पेमेंट्स के केस के अंदर हो सकता है हर साल आपका लीज रेंटल तब्दील हो जाए, और वो इस वजह से तब्दील हो जाए क्योंकि अग्रीमेंट में लिखा हुआ था कि इन्फ्लेशन इंडेक्सिंग होगी। हम उन चेंजेस की बात नहीं कर रहे जो कि पहले दिन से अग्रीड है। हम उन स्कोप की चेंजेस या कंसिडरेशन की चेंजेस की बात कर रहे हैं विच आर अ सब्सटैंशियल चेंज फ्रॉम द ओरिजिनल अग्रीमेंट ऑफ द लीज, एंड दैट वाज नॉट ऑलरेडी पार्ट ऑफ द लीज। दैट वाज नॉट ऑलरेडी पार्ट ऑफ द लीज। वेरिएबल लीज पेमेंट जो होती हैं वो तो ओरिजिनल लीज पेमेंट यानी ओरिजिनल लीज टर्म का पार्ट होती है ना। क्लियर होती है बात ये। तो इसकी मिसालें क्या हो सकती हैं? फॉर एग्जाम्पल, लीज ऐड हो गई या टर्मिनेट हो गई। मिसाल के तौर पे ऐसा हो सकता है, दोनों मिसालें। मिसाल के तौर पे आपने पहले एक लेसोर से कुछ टर्म्स के ऊपर एक मशीन लीज के ऊपर ली थी। 6 महीने बाद आपने सेम टर्म्स के ऊपर, सेम अग्रीमेंट के अंदर रहते हुए एक और मशीन लीज पे ले ली। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। एक और मिसाल ये हो सकती है, लेट्स से आपने 4 मशीनें लीज के ऊपर ली थी लेसोर से। 4 महीने, 6 महीने के बाद, 8 महीने के बाद, साल के बाद आपने ये रियलाइज किया कि यार अब मुझे 4 मशीनों की जरूरत नहीं है, तो मैं दो की लीज टर्मिनेट कर देता हूं, दो दो अभी भी अपने पास रखूंगा। क्या ये रीजन हो सकती है? बिल्कुल रीजन हो सकती है। डन है ना? दिस कैन बी वन ऑफ द रीजंस। क्लियर? तो एक ऑप्शन, आप एक वजह क्या हो सकती है, ऐड किया या टर्मिनेट किया राइट ऑफ यूज ऑफ वन और मोर अंडरलाइंग एसेट, या आपने लीज का टर्म एक्सटेंड कर दिया या शॉर्टन अप कर दिया। ये भी एक बहुत बड़ी रीजन हो सकती है लीज की मॉडिफिकेशन की। ठीक। अब सवाल आपका ये होना चाहिए है कि सर जब भी लीज की मॉडिफिकेशन होगी तो करना क्या है? मेरे प्यारे बच्चों, वेन एवर लीज मॉडिफिकेशन हैपन्स, सबसे पहले आपने ये असेस करना है कि मॉडिफिकेशन के नतीजे में क्या स्कोप ऑफ द लीज इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। अगर तो स्कोप ऑफ द लीज इंक्रीज हो रहा है तो फिर कुछ अलग करना है। अगर स्कोप ऑफ द लीज डिक्रीज हो रहा है तो कुछ फिर कुछ और करना है। मिसाल के तौर पे एक बिल्डिंग के अंदर आपने एक फ्लोर लीज पे लिया हुआ था। एक बिल्डिंग के अंदर आपने अपने ऑफिस के लिए एक फ्लोर लीज पे लिया हुआ था। आगे चल के रिक्वायरमेंट बढ़ी, आगे चल के काम बढ़ा, तो आपने एक और फ्लोर लीज पे ले लिया। कैन दिस बी वन ऑफ द रीजंस? यस, दिस कैन बी वन ऑफ द रीजंस। हम्म। या ये भी हो सकता है, पहले आपने अपना एक शॉपिंग मॉल के अंदर अपना ब्रांड खोला था, और उस ब्रांड के अंदर लेट्स से आपने 2 फ्लोर ले लिए थे, या 2 दुकानें ले ली थी, या 4 दुकानें ले ली थी। अब आप 4 को 2 करना चाहते हैं या 2 को 1 करना चाहते हैं। रिडक्शन भी हो सकती है। क्लियर? अच्छा, आपको ये बात समझ में आती है ना भाई? जनरली क्या होगा? जनरली यही होगा ना कि अगर आपकी लीज का स्कोप बढ़ रहा होगा तो गालिबन कंसिडरेशन भी बढ़ रही होगी, पैसे भी ज्यादा ही देने पड़ेंगे। एक फ्लोर के 1 पैसे, 2 फ्लोर के 2 पैसे होंगे। इसी तरह ऐसा भी हो सकता है, अगर स्कोप ऑफ द लीज इज गेटिंग रिड्यूस्ड, तो अगर स्कोप ऑफ द लीज कम होगा तो फिर रेंटल भी कम होगा। कॉमन सेंस की बात है ये। क्लियर है ना? दोनों केसेस के अंदर अकाउंटिंग मुख्तलिफ है, इसीलिए आपको दोनों केसेस मेरे साथ समझना जरूरी है। क्या है भाई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, जरा समझिए। कहते हैं, इफ द लीज मॉडिफिकेशन रिजल्ट्स इन एडिशनल राइट टू यूज ऑफ एसेट या एसेट्स विच कमंसरेट, कमंसरेट का मतलब होता है ऑलमोस्ट इक्वल, विच कमंसरेट या रिप्रेजेंट करना, विच कमंसरेट विद इट स्टैंड अलोन प्राइस, देन द एडिशनल राइट is treated as a separate lease contract and is treated just like any other lease। भाई क्या करना है आपको मैं समझा देता हूं, टेंशन ना लिया करें आप लोग। लीज मॉडिफिकेशन हुई, लीज मॉडिफिकेशन जब भी होगी तो आपका पहला टेस्ट ये है कि कहीं स्कोप ऑफ द लीज इंक्रीज तो नहीं हुआ। और अगर स्कोप ऑफ द लीज इंक्रीज हुआ है, जाहिर सी बात है स्कोप ऑफ द लीज इंक्रीज होगा तो कंसिडरेशन भी इंक्रीज होगी। जो रेंटल आप पे करते हो उस एसेट के लिए वो भी बढ़ जाएगा।
आईएफआरएस 16 ये कहता है कि अगर स्कोप ऑफ द लीज बढ़ा, अगर स्कोप ऑफ द लीज बढ़ा और जिसकी वजह से कंसिडरेशन भी बढ़ी, अगर ये कंसिडरेशन का इंक्रीज कमेंसुरेट करता है या रिप्रेजेंट करता है, स्टैंड अलोन प्राइसेस को, किसको रिप्रेजेंट करता है? स्टैंड अलोन प्राइसेस को। स्टैंड अलोन प्राइसेस का मतलब, यानी ये जो एक नया फ्लोर आपने लीज के ऊपर लिया, ये कमर्शियल रेट के ऊपर आपने लीज के ऊपर लिया है, यानी फेयर वैल्यू के ऊपर आपने लीज के ऊपर लिया है, मार्केट वैल्यू के ऊपर आपने लीज पे लिया। अगर आपकी लीज के अंदर एक्सटेंशन होती है और जो आपकी लीज के अंदर स्कोप की एक्सटेंशन है, उस स्कोप की एक्सटेंशन की वजह से आपका कंसिडरेशन यानी रेंटल पेएबल टू द लेस और बढ़ जाता है, लेकिन वो बढ़ता है बिल्कुल स्टैंड अलोन प्राइस के ऊपर, स्टैंड अलोन प्राइस के ऊपर। यानी अगर कभी पहले वाला हिस्सा लीज पे ना होता और मैं एज अ न्यू कस्टमर लेसोर से ये जगह नई तौर पे लीज पे ले रहा होता, तो जो भी मार्केट वैल्यू मिलती, जो भी मार्केट वैल्यू होती इस जगह को लीज पे लेने की या इस एसेट को लीज पे लेने की, बिल्कुल उसी मार्केट टर्म्स के अंदर वो चीज अगर मुझे जो है वो लीज के ऊपर मिली है, तो फिर याद रखना, वी विल ट्रीट दिस एक्सटेंशन ऑफ द लीज एज अ सेपरेट लीज। वी विल ट्रीट दिस एज अ सेपरेट लीज। और सेपरेट लीज है तो इसका मतलब सेपरेट अकाउंटिंग। मैं आपको एक मिसाल देता हूं। लेट्स से भाई मैं हूं और मुझे पढ़ाना है, तो मैंने एक सिंगल स्टोरी, सिंगल स्टोरी बिल्डिंग तो नहीं हो सकती, सिंगल स्टोरी तो घर होता है। तो लेट्स से मैंने एक सिंगल स्टोरी, सिंगल स्टोरी का मतलब क्या होता है? सिंगल स्टोरी सिंगल फ्लोर, एक फ्लोर का मैंने एक जगह रेंट पे ली। अच्छा, लेसौर ने मुझे बोला यासिर भाई आप ये जगह रेंट पे क्यों ले रहे हो? मैंने बोला यार मुझे बच्चों को पढ़ाना है यार, मुझे शौक है पढ़ाने का, मैं बच्चों को पढ़ाना चाहता हूँ। तो मैं जो है ना, ये सिंगल फ्लोर बस मेरे लिए काफी है, इतने लोग ही फॉलो कर रहे हैं, तो भाई अब ये जगह मैं लीज पे ले रहा हूँ। तो उसने मुझे बोला यार यासिर भाई आप क्यों परेशान हो रहे हो, मैं आपको इसके ऊपर एक और फ्लोर भी बना के दे देता हूँ ना, आप वहां भी अपनी क्लासरूम बनाओ, वहां भी पढ़ाओ। मैंने बोला नहीं नहीं यार देख, अभी मैं ऐसा नहीं कर सकता, अब पता नहीं बच्चे मुझसे पढ़े ना पढ़े, क्या हो क्या ना हो, अभी जितने मेरे पास बच्चे हैं ना उतने सिंगल फ्लोर काफी है। लैंडलॉर्ड ने मुझे बोला ओके यासिर भाई कोई टेंशन की बात नहीं है, अगर आप चाहें तो एक साल के बाद आप हमें बताइएगा, हम इस फ्लोर के ऊपर एक सेकंड फ्लोर खड़ा करके आपको दे देंगे, और वो सेकंड फ्लोर भी आप हमसे रेंट पे ले लीजिएगा, वो सेकंड फ्लोर भी आप हमसे रेंट पे ले लीजिएगा। अच्छा ये तक बोला, यासिर भाई टेंशन नहीं है, आप हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर होगे, अगर आपने हमसे सेकंड फ्लोर भी रेंट पे लिया तो हम आपको 20 30 40% डिस्काउंट के ऊपर देंगे ये जगह, आप टेंशन ना लें, हम चाहते हैं आप ही के पास पूरी जगह रहे, तो हम आपको 20% डिस्काउंट के ऊपर ये जगह देंगे। कोई भी और आता है यासिर भाई कभी भी हम अपने पैसे ना छोड़ते, क्योंकि आप हमसे ग्राउंड फ्लोर भी लिया हुआ होगा, आप हमसे फर्स्ट फ्लोर भी, आप ही सिंगल पार्टी हमसे लीज पे ले रही होगी, तो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन बचेगी, हमारा रिस्क बचेगा, हम आपको जानते होंगे, हम आपसे वाकिफ हैं, आपका पढ़ाना हमें समझ में आता है, गालिबन शायद अच्छा भी लगता होगा, तो हम आपको 20% डिस्काउंट के ऊपर सेकंड फ्लोर दे देंगे। तो इसका मतलब पहली वाली लीज ने दूसरी वाली लीज को इफेक्ट किया, इस स्टोरी के अंदर पहली वाली लीज की वजह से दूसरी वाली लीज इफेक्ट हुई। लेकिन अगर मिसाल के तौर पे सेम स्टोरी है लेकिन बंदा है खड़ूस, कहने लगा भाई तेरे को सेकंड फ्लोर चाहिए, मैंने बोला भाई चाहिए, उसने बोला भाई चाहिए, ये मार्केट 100 रुपए का मार्केट रेट है, $100 पे ही दूंगा। मैंने बोला भाई क्या बोल रहा है, अल्लाह के वली क्या बोल रहे हो, मैं तो तुमसे एक सेकंड लीज एक्सटेंशन करने जा रहा हूँ, एक स्कोप इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ, तुम मुझसे वही मार्केट वाले पैसे लोगे, वही स्टैंड अलोन प्राइसेस लोगे। यानी अगर मैं तुमसे अकेले एक नया बंदा आके तुमसे जिस प्राइस के ऊपर ये जगह लीज पे लेता, तुम उतनी की प्राइस मुझे ऑफर करोगे? कहने लगा हाँ भाई मैं खड़ूस हूं, मेरा स्टाइल है। तो अगर खड़ूस वाला चक्कर है, यानी कोई ऐसा चक्कर है जिसके अंदर स्कोप ऑफ द लीज बढ़ा और जिसकी वजह से कंसिडरेशन भी बढ़ी, लेकिन वो कंसिडरेशन रिप्रेजेंट करती है स्टैंड अलोन प्राइस को, यानी बिल्कुल बिल्कुल मार्केट टर्म्स के ऊपर काम हुआ है, इसके अंदर पहली वाली लीज का उसने घास भी नहीं डाली पहली वाली लीज को। तो हम ये बोलेंगे बेटा ये जो सेकंड फ्लोर की आपने लीज ली है ना,
इसमें पहली वाली लीज का तो कोई ताल्लुक ही नहीं है, तो तुम इसको लीज मॉडिफिकेशन क्यों ट्रीट कर रहे हो? ट्रीट इट एज अ न्यू लीज, ट्रीट इट एज अ न्यू लीज। ये जो भी एक्स्ट्रा रेंटल्स तुम्हें पे करने हैं स्टैंड अलोन प्राइस की बेसिस के ऊपर सेकंड फ्लोर के, इनकी पीवीएमएलपी निकालो, प्रेजेंट वैल्यू मिनिमम लीज पेमेंट्स निकालो, इसको बिल्कुल सेपरेट ट्रीट करो। आरयूए एक सेपरेट डेबिट करो, एफएलओ सेपरेट क्रेडिट करो। कोई लीज मॉडिफिकेशन का चैप्टर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। समझ में क्या आया भाई? पहला टेस्ट क्या है? पहला टेस्ट ये है कि जब भी लीज मॉडिफिकेशन हो और लीज मॉडिफिकेशन के नतीजे में स्कोप का इंक्रीज आ रहा हो, then in that case, if the scope of the lease is increasing and due to which the consideration is increasing, the lessee needs to check if the lease rental, if the lease, yeah, the incremental consideration represents standalone price or not. If the lease, if the extension of the lease, or if the extra consideration represents the standalone price which commensurates to the standalone price of the lease, then the extended or modified lease portion should be treated as a separate lease contract and should be treated just like a new lease. Clear? सर अगर ऐसा ना हो तो उसके लिए क्या कह रहे हैं? इफ द लीज मॉडिफिकेशन इज नॉट अकाउंटेड फॉर एज अ सेपरेट लीज, अगर अगर पहला वाला केस नहीं है, अगर पहला वाला केस नहीं है यानी स्टैंड अलोन प्राइस के ऊपर स्कोप इंक्रीज नहीं हो रहा, तो दो केसेस हो सकते हैं, या तो स्कोप डिक्रीज हो रहा होगा या स्कोप इंक्रीज हो रहा होगा लेकिन स्टैंड अलोन प्राइस के ऊपर नहीं हो रहा होगा, जैसे मेरे पहले वाला केस था। हाँ, तो कहते हैं इफ द लीज मॉडिफिकेशन इज नॉट अकाउंटेड फॉर एज अ सेपरेट लीज, एग्जाम्पल एक्सटेंशन हो रही है सिर्फ, या एग्जाम्पल टर्मिनेशन हो रही है, या मिसाल के तौर पे लीज पेमेंट्स चेंज हो रही हैं, या चेंज इन असेसमेंट रिगार्डिंग द ऑप्शनल पीरियड ऑफ द लीज, ऐसा कुछ चक्कर हो रहा है, देन अगर कोई और चक्कर है, अगर कोई भी और चक्कर है, पहला वाला चक्कर नहीं है, तो बेटा अगर पहला वाला चक्कर नहीं है और कोई भी और चक्कर है, देन लीज लाइबिलिटी शुड बी रीकैलकुलेटेड। जिस दिन, लेट्स से मेरे प्यारे बच्चों, 5 साल की लीज थी ओरिजिनली, 0 से लेके 5, तीसरे साल के अंदर जाके या तो हमने डिसाइड कर लिया हम चौथे साल ही टर्मिनेट कर रहे हैं, या तो हमने डिसाइड कर लिया नहीं 5वें साल की लीज को हम छठे साल तक लेके जा रहे हैं, या मिसाल के तौर पे कंसिडरेशन चेंज हो गई, हमने बोला भाई यार, लेसोर ने बोला लेसी तुम्हारा बिजनेस इतना बुरा चल रहा है कि अब तो मुझे हर महीने हर साल 100 रुपए नहीं देना, तो मुझे सिर्फ 50 रुपए दे देना, लीज टर्म्स चेंज हो गई। तो अगर कोई भी मॉडिफिकेशन, लेट्स से 3 साल के बाद जाके कोई भी मॉडिफिकेशन हुई है, तो इस दिन पे खड़े होके आप अपनी लीज लाइबिलिटी दोबारा कैलकुलेट करेंगे। आप अपनी लीज लाइबिलिटी दोबारा कैलकुलेट करेंगे। सर लीज लाइबिलिटी कैलकुलेट करने का तरीका बेटा पीवीएमएलपी। और जब ये आप पीवीएमएलपी कंसिडर कर रहे होंगे यानी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स कैलकुलेट कर रहे होंगे, तो रिवाइज डिस्काउंट रेट कंसिडर कीजिएगा, यानी वो डिस्काउंट रेट वो नहीं जो कि कमेंसमेंट डेट के ऊपर एप्लीकेबल था, बल्कि वो डिस्काउंट रेट जो कि आज एप्लीकेबल है, आज एप्लीकेबल है, आज एप्लीकेबल है। क्लियर होती है बात? डन। तो लीज लाइबिलिटी शुड बी रीकैलकुलेटेड यूजिंग अ रिवाइज डिस्काउंट रेट। अच्छा, जब तुम लीज लाइबिलिटी रीकैलकुलेट करोगे तो या तो लाइबिलिटी बढ़ रही होगी या तो लाइबिलिटी गिर रही होगी तुम्हारी रीकैलकुलेशन की वजह से। तो कहते हैं अ कॉरेस्पॉन्डिंग एडजस्टमेंट शुड बी मेड टू द कैरिंग अमाउंट ऑफ आरयूए। भाई दो ही केसेस हो सकते हैं ना, या तो लाइबिलिटी बढ़ेगी रिकैलकुलेशन की वजह से, या तो लाइबिलिटी गिरेगी रिकैलकुलेशन की वजह से। अगर लाइबिलिटी बढ़ रही है तो तुम एफएलओ या लीज लाइबिलिटी को क्रेडिट कर देना, कॉरेस्पॉन्डिंग एडजस्टमेंट होगी आरयूए में। अगर लाइबिलिटी गिर रही हो तो एफएलओ को डेबिट कर देना, कॉरेस्पॉन्डिंग एडजस्टमेंट होगी आरयूए के अंदर। सर अगर आरयूए उस तारीख तक ऑलरेडी डेप्रिशिएट हो चुका हो और फर्दर क्रेडिट करने के लिए कुछ ना बचा हो, तो कहते हैं और पीएनएल इफ दैट इज नॉट अवेलेबल। अगर आरयूए ना हो यानी अब तक डेप्रिशिएट हो चुका है या इम्पेयर हो चुका है या कोई भी और रीजन हो चुकी है, तो फिर पीएनएल क्रेडिट कर देना। ठीक होती है बात? अगर आरयूए ना हो तो कॉरेस्पॉन्डिंग एडजस्टमेंट हमेशा आरयूए के अंदर है। अच्छा, कोई बच्चा मुझसे पूछे कि सर कॉरेस्पॉन्डिंग एडजस्टमेंट लीज लाइब, देखो लीज लाइबिलिटी रिकैलकुलेट कर रहे हैं सर, ये समझ में आता है क्योंकि लीज की टर्म्स चेंज हो चुकी हैं, लेकिन अगर आप लीज लाइबिलिटी रिकैलकुलेट कर भी रहे हैं तो उसकी वजह से कॉरेस्पॉन्डिंग एडजस्टमेंट आरयूए में क्यों करें? यार ये तुम्हारा सवाल बनता ही नहीं था कि कॉरेस्पॉन्डिंग एडजस्टमेंट आरयूए में क्यों करें, नहीं बनता था तुम्हारा सवाल। क्यों? क्योंकि अभी पीछे पढ़ाता हुआ तो लाया, सारे की सारी बातें समझाता हुआ तो लाया, हमने तो खुद एस्टैब्लिश किया कि आरयूए की मिनिमम वैल्यू लीज लाइबिलिटी के बराबर होती है।
यानी आरयूए की सब्सटैंशियल वैल्यू, आरयूए की सब्सटैंशियल वैल्यू लीज लाइबिलिटी डिपेंडेंट होती है। अब अगर वो लाइबिलिटी ही चेंज हो गई तो तुम्हारी कॉरेस्पॉन्डिंग एडजस्टमेंट आरयूए में नहीं होगी तो कहां होगी? आप स्टैंडर्ड लिख रहे होते तो क्या लिखते कि लीज लाइबिलिटी चेंज हो रही है, लेकिन उस लीज लाइबिलिटी की बेस पे जो आरयूए कैलकुलेट हुआ था वो चेंज नहीं करना। आप ऐसे लिखते क्या आईएफआरएस? नहीं ना। तो जो आप लिखते वो भी वही तो लिखा है आईएफआरएस वालों ने। कॉमन सेंस की बात है यार। हाँ, अगर आरयूए है ही नहीं, मिसाल के तौर पे लीज लाइबिलिटी कम हो रही है, आरयूए क्रेडिट करना पड़ेगा, और क्रेडिट करने के लिए आरयूए है ही नहीं क्योंकि ये अभी तक डेप्रिशिएट हो चुका है या पूरा नहीं पड़ रहा, तो फिर पीएनएल में कॉरेस्पॉन्डिंग एडजस्टमेंट है। ठीक है। अच्छा, रिवाइज डिस्काउंट रेट का मतलब क्या होता है? इट इज द रेट इम्प्लिसिट इन द लीज और द इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट एट द डेट ऑफ असेसमेंट। ये कुछ नॉलेजेबल बात आपके पास मालूम होनी चाहिए। क्लियर होती है बात? डन। मेरे दोस्तों, अब अगर तुम्हें ये रूल समझ में आ गया ना, तो ये रूल समझ जाने के बाद अब हमें करना ये है कि हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है। अच्छा भाई, प्रैक्टिस की बात करें तो एक सवाल मेरे सामने मौजूद है। सवाल बड़ा अच्छा है, प्यारा सा सवाल है। इसके अंदर लीज मॉडिफिकेशंस के बारे में आपको काफ़ी हद तक समझ में आएगा। प्लीज़ मेक श्योर करिएगा कि मेरी बात को बहुत गौर से सुने। अल्लाह ने चाहा इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छा समझ में आएगा अल्लाह के हुक्म से। सवाल का नाम है बेटा मोटर्स लिमिटेड। एग्जामिनर कहता है ऑन 1 जनवरी 20x5, 1 जनवरी 2005 को, डैटसन मोटर्स लिमिटेड डीएमएल acquired a machine on lease, acquired a machine on lease यानी लीज पे ली, through बुलान लीजिंग कंपनी BLC, to manufacture components of a new model of vehicle on the following terms। DML ने BMC से एक एसेट लीज पे लिया। ठीक है। लीज टर्म्स क्या है? लीज टर्म्स हैं, पहली बात तो नॉन कैंसिलेबल लीज पीरियड है 7 साल का। कहते हैं द अग्रीमेंट कंटेन्स एन ऑप्शन फॉर डीएमएल टू एक्सटेंड द लीज फॉर फर्दर 3 years, इन विच केस द लीगल टाइटल ऑफ द मशीन विल बी ट्रांसफर्ड टू डीएमएल एट द एंड ऑफ 10 years। एग्जामिनर कहता है एग्जामिनर कहता है कि भाई अग्रीमेंट के अंदर एक ऑप्शन मौजूद है जिसके अंदर डीएमएल अपनी लीज को तीन तीन साल फर्दर एक्सटेंड कर सकता है, 3 साल फर्दर एक्सटेंड कर सकता है, इसको 10वें साल तक लेके जा सकता है। क्या कह रहे हैं भाई? ये देखो, सीन ये है, आज है ईयर 0, वैसे तो है ईयर 7 तक की लीज। लीज के अंदर, अग्रीमेंट के अंदर एक ऑप्शन दिया हुआ है कि आप चाहें तो अपनी लीज टर्म को एक्सटेंड कर सकते हैं, और अगर आपने अपनी लीज टर्म को एक्सटेंड किया तो आप 10वें साल तक जा सकते हैं, ईयर 10 तक जा सकते हैं। क्लियर? अच्छा, अब सवाल ये है, नॉन कैंसिलेबल पीरियड तो 7 साल का है, तो ये तो लीज पीरियड है ही है। हाँ, इसमें तो लेसी और लेसॉर दोनों एक दूसरे के साथ बाउंड है। सवाल ये है कि सर ये जो 3 साल का एक्स्ट्रा अरसा है, 3 साल का एक्स्ट्रा अरसा, इसको कंसिडर करें या ना करें अपनी बातों के अंदर? तो बेटा एग्जामिनर ने लिख के दिया हुआ है ऑन कमेंसमेंट, देखो इधर पढ़ो जरा, ऑन कमेंसमेंट ऑफ द लीज डीएमएल वाज रीजनेबली सर्टेन दैट द ऑप्शन टू एक्सटेंड द टर्म विल बी एक्सरसाइज्ड। यानी एक बात मैंने सवाल के शुरू में ही आपको क्लियर कर दी, ये एक्सटेंशन ऑप्शन आपके अजम्पशंस का या आपकी कैलकुलेशंस का पार्ट है। आपने आज से सोच लिया है, आपने आज से सोच लिया है कि आप 10 साल तक जा रहे होंगे, 7 साल तक रुक नहीं रहे होंगे, यानी ये सब्सटेंस यही है कि ये 10 साल की लीज है। दिस इज अ 10 year लीज। क्लियर हो गई बात? एग्जामिनर कहता है लीज इंस्टॉलमेंट्स आर पेएबल एनुअली इन एडवांस, लीज इंस्टॉलमेंट्स आर पेएबल एनुअली इन एडवांस, फर्स्ट 7 installments are at rupees 80 million each, first installments are at first 7 installments are at 80 million each, then 3 installments are 70 million each for the optional period, and by the way they are all in advance, they are all in advance। यानी लॉजिकली सोचो, पहली आज से शुरू होगी 80, फिर ईयर 1 के स्टार्ट पे 80, 2 के स्टार्ट पे 80, 3 के स्टार्ट पे 80, 4 के स्टार्ट पे 80, 5 के स्टार्ट पे 80, और ये 6 के स्टार्ट पे 80। यानी बेसिकली क्या होगा, ये ईयर 2 का स्टार्ट है,
ये ईयर 3 का स्टार्ट है, ईयर 2 का एंड हो गया। ईयर 4 का स्टार्ट है, बाय द वे ये था ईयर 1 का स्टार्ट, ठीक है ना। इसी तरह ये ईयर 5 का स्टार्ट है, ये ईयर 6 का स्टार्ट है, और ये ईयर 7 का स्टार्ट है। क्लियर होगी ना बात ये? सब कुछ एडवांस के अंदर पे हो रहा है। क्लियर है? एग्जामिनर कहता है बेटा, डीएमएल ऑल्सो इंकर्ड इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ $50 million, $50 million फॉर द लीज। $15 million की इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट है। आप सब लोगों को पता है इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट कैपिटलाइज हो जाती है। डीएमएल्स इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट ऑन 1 जनवरी X5, यानी जिस दिन ये लीज अग्री हुई थी, वॉज 8% पर एनम। यूजफुल लाइफ ऑफ द मशीन इज 12 years। क्या करेंगे? इतना सवाल आपने मेरे साथ पढ़ लिया। अकाउंटिंग करते हैं ना इसकी शुरू। अकाउंटिंग क्यों ना करें इसकी, करते हैं। हम खड़े हैं 1 जनवरी 20X5 को। इस दिन डीएमसी ने, टैटसन ने, बुलान से एक एसेट लीज के ऊपर लिया। तो अकाउंटिंग एंट्री बननी चाहिए आरयूए डेबिट और एफएलओ क्रेडिट। आरयूए डेबिट और एफएलओ क्रेडिट अकाउंटिंग एंट्री बननी चाहिए है, लेकिन सवाल यह है कि किस वैल्यू के ऊपर। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? हमें पीवीएमएलपी निकालना पड़ेगा, लीज पेमेंट्स की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़ेगी। लीज पेमेंट्स का चक्कर क्या था? लीज पेमेंट्स वर ऑल इन एडवांस, ऑल इन एडवांस। तो था क्या चक्कर? एक पहली पेमेंट आप करेंगे ईयर 0 के ऊपर 80 मिलियन की। फिर आप यूं समझ लीजिए कि ईयर 2 के स्टार्ट से लेकर ईयर 7 के स्टार्ट तक, क्योंकि सारी एडवांस में है, आप हर बार 80 मिलियन 80 मिलियन पे करेंगे। दिस इज एन एनुअटी, दिस इज एन एनुअटी। और ये एनुअटी कहां तक जा रही है? ईयर 6 के आखिर तक या ईयर 7 के स्टार्ट तक जा रही है। क्लियर है ना आपको बात? ये दिमाग में क्लियर रखिएगा, टाइमिंग इसके अंदर बड़े इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अच्छा, फिर स्टार्ट हो जाएगा आपका ऑप्शनल पीरियड, विच इज ईयर 8 स्टार्ट, और ये ईयर 8 के स्टार्ट से चलेगा ईयर 10 के स्टार्ट तक, यानी ईयर 9 के एंड तक, जिसमें 3 साल की एनुइटी है, जिसमें 3 साल की एनुइटी है। और आप 70 मिलियन दे रहे होंगे हर साल। मुझे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट्स निकालना है, पीवीएमएलपी निकालना है। और मेरे पास 3 टाइप के कैश फ्लोज गिवन है डिफरेंट टाइम पीरियड्स के ऊपर। मुझे इनको डिस्काउंट करना है ताकि मेरे पास क्या आ जाए? प्रेजेंट वैल्यू आ जाए। सबसे पहली पेमेंट कब होगी? आज। आज का डिस्काउंट फैक्टर कितना होता है? 1। अच्छा, बाय द वे आपको याद है ना, आपका जो डिस्काउंट रेट था वो 8% है, तो ख्याल रखना 8% के रेट के ऊपर फैक्टर निकालना है। तो ईयर 1 का, सॉरी ईयर 0 का फैक्टर तो 1 होता है, तो 80 मल्टीप्लाई बाय 1, प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी 80। फिर हमारे पास ईयर 2 के स्टार्ट से लेके ईयर 7 के स्टार्ट तक, यानी ईयर 6 के एंड तक की एनुइटी है 80 मिलियन की। ईयर 6 के एंड तक की एनुइटी है, तो एक काम करते हैं, हम जाते हैं जरा, मैंने यहां पे एनुइटी टेबल अपने पास रखा हुआ है। 8% के ऊपर ईयर 6 तक की एनुइटी आप जाके देखें तो फैक्टर बनता है 4.623। तो मैं यहां पे 80 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 4.623 से। अच्छा भाई, कैलकुलेशन अक्सर में ऐसा होता है कि कभी खुद कर रहा होता हूं तो गलती हो जाती है कभी कभार। तो अगर कैलकुलेशन करते हुए मुझसे कोई टाइपो एरर हो जाए तो उसके लिए पहले से माफी। 4.623, ये आ रहा है जी 369.8। ठीक है, सिंगल डेसिमल तक ले लिया मैंने, 369.8। फिर आपके पास ईयर 8 के स्टार्ट से लेके ईयर 10 के स्टार्ट तक, यानी ईयर 9 एंड तक की एनुइटी है 70 की। मुझे बेसिकली 7 to 9 की एनुइटी फैक्टर चाहिए होगा 8% के ऊपर। कैसे निकालेंगे? देखो बच्चे, 8% के ऊपर ईयर 9 का एनुइटी फैक्टर बनता है 6.247। अच्छा, मुझे याद रखना, मुझे 7 से लेके 9 तक का एनुइटी फैक्टर चाहिए, सिर्फ 7 से लेके 9 तक का एनुइटी फैक्टर चाहिए। 1 से लेके 6 तक का मैंने लिया हुआ है, 7 से 9 का चाहिए। तो 7 से 9 तक का कैसे निकालते हैं आप लोगों को मालूम है ना? ये होगा 6.
247 माइनस जो ऑलरेडी कंसिडर कर लिया है 4.623, तो ये हो जाएगा भाई 6.247 माइनस 4.623 × 70, ये हो जाएगा 113.7। टोटल कर लें बेटा, तो मेरी लीज लाइबिलिटी बेटा कितनी हो गई? मेरी लीज लाइबिलिटी हो गई यहां पे बेटा 563.5। दिस इज माई लीज लाइबिलिटी। तो बेटा मेरे अकाउंटिंग एंट्री क्या बनेगी? अकाउंटिंग एंट्री क्या बनेगी? आप आरयूए को डेबिट करोगे, एफएलओ को क्रेडिट करोगे। एफएलओ कितना था बेटा? 563.5। सर 563.5 से हमने एफएलओ क्रेडिट किया, क्या आरयूए भी उतने से ही डेबिट कर देंगे? ना बेटा ना ना। याद है ना 15 मिलियन की इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट भी थी सवाल में। तो आरयूए डेबिट होगा 578.5 से, एफएलओ क्रेडिट होगा 563.5 से, कैश क्रेडिट होगा 15 से। डन, अकाउंटिंग एंट्री कंप्लीट। दिस इज योर फर्स्ट अकाउंटिंग एंट्री। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? डन है। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों खूब समझ लेना, ये जो आपने लीज लाइबिलिटी कैलकुलेट करी है, इस लीज लाइबिलिटी में पहला वाला 80 भी शामिल है, शामिल है। हालांकि ये पहला वाला 80 पहले दिन ही पे हो जाएगा, ये डाउन पेमेंट है बेटा, ये डाउन पेमेंट है। और अगर ये पहला वाला डाउन पेमेंट पहले दिन ही पे हो जाएगा तो इसकी अकाउंटिंग एंट्री पता है ना आपको क्या बनती है डाउन पेमेंट की? आप फौरन के फौरन बेटा एफएलओ को डेबिट कर दोगे 80 से, कैश को क्रेडिट कर दोगे 80 से, तो आपकी अपडेटेड लाइबिलिटी 80 कम होगी। यानी क्या मतलब, मैं भी समझा देता हूं आपको, अभी समझा देता हूं, कोई मसला नहीं है। आ जाएं जरा। याद है ना आपको मैंने समझाया था कि लीज की कहानी के हमेशा दो पहलू होते हैं, एक डेबिट साइड वाला और एक क्रेडिट साइड वाला। तो सबसे पहले हम जरा यहां पे देखते हैं क्रेडिट साइड वालों के पहलू को, यानी एफएलओ को। और एफएलओ से डील करने के लिए हम हमेशा बनाते थे लीज अमोर्टाइजेशन शेड्यूल। किस तरह बनाते थे? डेट का कॉलम, रेंटल्स का कॉलम, इंटरेस्ट का कॉलम, डिक्रीज इन एफएलओ का कॉलम, बैलेंस एफएलओ का कॉलम, सारे कॉलम्स बनाएंगे। डेट जाके देखें, कहानी स्टार्ट होगी 1 जनवरी X5 से, जब आपकी बुक्स में एक लाइबिलिटी रिपोर्ट होगी 563.5 की। फिर सेम डेट के ऊपर 1 जनवरी X5 वाले दिन ही आप डाउन पेमेंट पे करोगे 80 की। इट विल रिड्यूस योर लाइबिलिटी एंड एज अ रिजल्ट 563.5 माइनस 80, एज अ रिजल्ट योर लाइबिलिटी विल बी 483.5। पहली मुलाकात हो रही थी हमारी 1 जनवरी X5 को, पहली मुलाकात हो रही थी हमारी 1 जनवरी X5 को। नेक्स्ट हमारी मुलाकात होगी 1 जनवरी X6 वाले दिन, जिस दिन हमने एक और रेंटल पे किया, जिस दिन हमने एक और रेंटल पे किया 80 का। लेकिन इस 80 के अंदर कुछ ना कुछ इंटरेस्ट 8% के बराबर शामिल होगा, विच इज 38.7। 80 माइनस 38.7 कर लें तो ये आता है 41.3। 483.5 से नेट कर लें तो ये आ जाता है 442.2 मिलियन। क्लियर होती है बात ये? अच्छा आप ये खूब समझते हैं ना कि ये जो इंटरेस्ट की पेमेंट आ रही है 38.7 की, ये इंटरेस्ट की पेमेंट 38.7 की पे तो होगी 1 जनवरी 2016 को। लेकिन याद रखना इंटरेस्ट का मतलब होता है वक्त का पैसा, वक्त का पैसा। और ये 38.7 उस वक्त का पैसा है। किस वक्त का पैसा है भाई? आप खुद सोचो, आपने 1 जनवरी X5 को एसेट लीज पे लिया, और अब पहली पेमेंट यानी डाउन पेमेंट के अलावा पहली पेमेंट करने जा रहे हो 1 जनवरी X6 को। कितनी पेमेंट करोगे? 80 की। इस 80 के अंदर इंटरेस्ट शामिल है 38.7 का। किसी ने आपसे पूछा भैया आप इंटरेस्ट क्यों पे कर रहे हो सामने वाले को, तो आपने जवाब दिया भैया मैं 1 साल बाद भी तो पेमेंट कर रहा हूं सामने वाले को। अगर 1 साल बाद सामने वाले को पेमेंट करूंगा तो 1 साल का क्या वक्त का पैसा नहीं चुकाऊंगा? सूद नहीं पे करूंगा, इंटरेस्ट नहीं पे करूंगा? वैसे तो नहीं करूंगा, लेकिन क्या सामने वाले को वक्त के लिए कॉम्पनसेट करना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? भाई बिल्कुल पड़ेगा।
यानी टेक्निकली स्पीकिंग ये जो आप एक साल के बाद 1 जनवरी 2026 को 38.7 का इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, ये लिटरली पिछले पूरे साल जो आपने सामने वाले का पैसा ब्लॉक किया उसका पैसा है। यानी खूब समझ में आया ना? अक्रूवल्स कॉन्सेप्ट याद है ना क्या कहता था? A business should record a business should record its real income or real expenses for the period irrespective of the cash paid या received against it। बेशक आप पे करोगे 1 जनवरी 2026 को, लेकिन वो वक्त का पैसा रिलेट जिस पीरियड से करता है उसके रियल पीरियड के अंदर रियल एक्सपेंस बुक होना चाहिए है। यानी इस 38.7 को आप बुक करेंगे 31 दिसंबर 2025 के ईयर के अंदर ही। एंट्री बनाएंगे पीएनएल डेबिट 38.7 और इंटरेस्ट अक्रूड क्रेडिट 38.7। क्लियर? अच्छा, ये सारी कहानी कब की है? ये सारी कहानी है एफएलओ की, क्रेडिट साइड की कहानी। डेबिट साइड पे क्या है? डेबिट साइड पे आपके पास एक एसेट पड़ा है, इस एसेट बेचारे ने होना है डिप्रिशिएट। तो डिप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे? 578.5, यूजफुल लाइफ एग्जामिनर ने दी हुई थी 12 साल। ठीक है, द एसेट इज एक्सपेक्टेड टू बी ट्रांसफर्ड एट द एंड ऑफ द लीज टर्म, लिख के दिया हुआ है। लीगल टाइटल ट्रांसफर हो जाएगा तो 12 साल इस्तेमाल करेंगे, यूजफुल लाइफ 12 साल है। 578.5 डिवाइड बाय 12, यहां पे आ जाएगा 48.2। अगर एग्जामिनर की मानूं अगर एग्जामिनर की मानूं या ना मानूं वॉट एवर, मैं यहां पे एक वो बना लूं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एक्सट्रैक्ट बना लूं, तो मुझे बताएं पीएनएल एक्सट्रैक्ट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2025, पीएनएल में क्या क्या जाएगा? तो पीएनएल में जाएगा एक तो इंटरेस्ट एक्सपेंस विच इज 38.7, और पीएनएल में जाएगा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस विच इज 48.2। तो टोटल आपके पीएनएल में कितना चला गया? 48.2 प्लस 38.7, दिस इज 86.9। ठीक है जी। आपके एसओएफपी में क्या क्या जाएगा? एसओएफपी में 31 दिसंबर 2025, एसओएफपी के अंदर क्या जाएगा भाई? आपके आपके एसओएफपी के अंदर जाएगा एक तो आरयूए, कितना? 578.5 माइनस 48.2 की डिप्रिसिएशन। कर लेता हूं, 578.5 माइनस 48.2 की डिप्रिसिएशन, ये हो गया 530.3। लाइबिलिटी के अंदर आपकी लीज लाइबिलिटी, अच्छा वैसे तो लीज लाइबिलिटी का करंट नॉन करंट पोर्शन दोनों रिपोर्ट होता है, क्योंकि एक्सट्रैक्ट बना रहा हूं और आगे बहुत सारी एग्जाम्पल अभी बाकी है, तो मैं टोटल के अंदर बात करता हूं। मेरी 31 दिसंबर 2025 पे लीज लाइबिलिटी कितनी होगी? 31 दिसंबर 2025 फॉल्स बिटवीन 1 जनवरी 2025 एंड 1 जनवरी 2026। 31 दिसंबर 2025 1 जनवरी 2026 से पहले फॉल करता है, और इस दिन तक आपकी टोटल लीज लाइबिलिटी होगी 483.5, और एक इंटरेस्ट अक्रूड बुक हो जाएगा आपकी बुक्स के अंदर 38.7। क्लियर? अभी तक हमने सवाल के अंदर कोई ऐसी बात नहीं की जो कि अनोखी हो, स्टैंडर्ड काम करते हुए आ रहा हूं जो अभी तक कर रहा था। कुछ नया नहीं है, कुछ नया नहीं है, कुछ नया नहीं। लेकिन आप कुछ नया पढ़ते हैं। एग्जामिनर कहता है भाई, हाउएवर आफ्टर फर्स्ट ईयर ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द न्यू मॉडल, एक साल हमने नया व्हीकल का मॉडल बना के बेच दिया। कहते हैं आफ्टर फर्स्ट ईयर ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द न्यू मॉडल डीएमएल असेस्ड दैट द मॉडल इज नॉट पॉपुलर इन द मार्केट। जो गाड़ी हमने बनाई चली नहीं रही, फेल है मार्केट के अंदर। Therefore, in 20x6, DML concluded that it is not reasonably certain that DML would exercise the option to extend the lease for 3 years। भाईजान भाईजान सुने,
यहां खड़े होके, यहां ईयर वन के स्टार्ट पे खड़े होके, यानी 1 जनवरी एक्सिक्स पे खड़े होके रीअसेसमेंट कर रहा है, रीअसेसमेंट कर रहा है डीएमएल, और कह रहा है कि अब मुझे जरूरत नहीं है, अब मुझे जरूरत नहीं है एक्सटेंशन पीरियड की। यानी टोटल 7वें साल तक जाऊंगा, इसके आगे नहीं जाने वाला। हो गई रीअसेसमेंट ऑफ लीज, हो गई मतलब मॉडिफिकेशन ऑफ लीज आ गया ना मॉडिफिकेशन ऑफ लीज। टेन्योर कम हो गया ना, टेन्योर कम हो गया, मॉडिफिकेशन ऑफ लीज आ गया। क्या कहा था आईएफआरएस ने मॉडिफिकेशन ऑफ लीज के बारे में? हम्म मॉडिफिकेशन ऑफ लीज के बारे में आईएफआरएस ने यह कहा था, whenever there is a modification of lease, there should be a reassessment of liability. There should be a reassessment of liability using revised discount rates. हमने लाइबिलिटी को रीअसेस किया, तो हमने असेस ये किया कि अब हम एक्सटेंशन पीरियड को इग्नोर कर देंगे। तो एक्सटेंशन पीरियड को इग्नोर कर देंगे तो ये 3 साल एक्स्ट्रा वाले तो उड़ गए, क्रॉस। रहे कितने गया, आज से लेकर ईयर 7 तक, जिसमें कितने रेंटल पे होने? पहला रेंटल पे होगा आज, ईयर 2 के स्टार्ट पे। फिर एक पे होगा ईयर 3 के स्टार्ट पे होगा ईयर 4 के स्टार्ट पे, 5 के स्टार्ट पे, 6 के स्टार्ट पे, 7 के स्टार्ट में। यानी आज वाले को हटा के 5 बचे आपके पास। आपने रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटी करनी है ना, यानी आप निकालिए पीवीएमएलपी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट्स। एक आपको पेमेंट करनी है आज। आज बेसिकली क्या है, ईयर 2 का स्टार्ट है। अच्छा बेटा, खूब समझ लीजिए, 1 जनवरी 2016 को ये सारी कहानी चल रही है। ये है तो ईयर 2 का स्टार्ट। लेकिन देखो, जब तुम रीअसेसमेंट कर रहे हो ना, रीअसेसमेंट, तो खूब समझ लो बेटा, जिस दिन तुम खड़े होकर रीअसेसमेंट कर रहे हो उस दिन पीछे मुड़ के नहीं देखोगे। आज रीअसेसमेंट कर रहे हो, आज दोबारा प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हो। तो अगर आज तुम दोबारा प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हो, तो कोई ऐसा कैश फ्लो जो कि आज का कैश फ्लो है, तो वो ईयर 0 वाला कैश फ्लो कहलाएगा प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए। आज का कैश फ्लो ईयर 0 वाला कैश फ्लो कहलाएगा प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए। क्लियर? और उसके बाद मजीद 5 पेमेंट्स हैं। तो बेटा, रीअसेसमेंट करते हुए ख्याल ये रखो कि ईयर 2 स्टार्ट का मतलब टेक्निकली ईयर 0 ही है। एक तो आज पेमेंट करनी है 80 की, फिर उसके बाद बेटा, फिर उसके बाद ईयर 3 के स्टार्ट से लेके आप जाएंगे ईयर 7 के स्टार्ट तक, यानी 5 साल और आगे जाएंगे। $80 की, 80 मिलियन रुपीस की एन्युटी है 5 साल तक वाली। ये सारा आपके पास कैश फ्लो आ गया, लेकिन याद रखना, इस कैश फ्लो की जो प्रेजेंट वैल्यू निकलेगी वो रिवाइज डिस्काउंट रेट के ऊपर निकलेगी। सवाल में चल के देखिए, एग्जामिनर ने लिखा हुआ है डीएमएल्स इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट ऑन 1 जनवरी 2016, यानी जिस दिन रीमोडिफिकेशन हो रही है, वॉज 9%। तो हमें यहां पे लेना पड़ेंगे 9% वाले डिस्काउंट फैक्टर्स। ठीक है, डिस्काउंट रेट 9% है ताकि प्रेजेंट वैल्यू निकाले। अब मेरे प्यारे बच्चों, जो ईयर 2 का स्टार्ट है वो एक पेमेंट तो आज करनी है और मजीद 5 करनी है। तो जो पेमेंट आज करनी है उसका डिस्काउंट फैक्टर तो 1 ही होगा, तो प्रेजेंट वैल्यू भी आ गई 80। 5 आगे चल के पेमेंट्स करनी है, तो मुझे 9% के ऊपर ईयर 5 का एन्युटी फैक्टर चाहिए, विच इज 3.890। मैं यहां ले लूंगा 80 मल्टीप्लाई बाय 3.890। तो यहां पे करते हैं, जरा कैलकुलेशन करते हैं। 80 मल्टीप्लाई बाय 3.890, इट इज 311.2। मेरी टोटल लीज लाइबिलिटी, अच्छा ऑप्शनल पीरियड कोई नहीं है, ऑप्शनल पीरियड कोई नहीं है, तो बेटा मेरी टोटल लीज लाइबिलिटी आ गई 391.2। अब आप सोचिए, बिफोर मॉडिफिकेशन, बिफोर मॉडिफिकेशन लीज लाइबिलिटी कितनी थी? पिछले साल की मेरी लीज लाइबिलिटी कितनी थी बेटा?
देखिए 483.5 बिफोर मॉडिफिकेशन मेरी लाइबिलिटी बुक्स में थी 483.5। आफ्टर मॉडिफिकेशन, आफ्टर मॉडिफिकेशन मेरी लीज लाइबिलिटी कितनी हो गई बेटा? 391.2। यानी देर इज अ रिडक्शन, यानी देर इज अ क्लियर रिडक्शन इन लाइबिलिटी। कितना है? 92.3। अकाउंटिंग एंट्री क्या बनेगी? आईएफआरएस ने बोला था जब भी मॉडिफिकेशन होगी तो तुम लाइबिलिटी को एडजस्ट करोगे, लाइबिलिटी कम हो रही है तो एफएलओ डेबिट होगा 92.3 से, और कॉरस्पॉन्डिंग एडजस्टमेंट कहाँ हो जाएगी? आरयूए के अंदर। तो आरयूए क्रेडिट हो जाएगा 92.3 से। वंस के आपने मेरे प्यारे बच्चे ये काम कर लिया, वंस के आपने ये काम कर लिया, तो बस फिर क्या करना है? फिर वही है, लीज की कहानी के दो पहलू, एलएएस। एलएएस किस तरह बनेगा बेटा? एलएएस डेट, रेंटल्स, इंटरेस्ट, डिक्रीज इन एफएलओ और बैलेंस एफएलओ। ठीक है। डेट क्या है? 1 जनवरी 6। इस दिन आपकी रिवाइज लाइबिलिटी आ गई 391.2। एक पेमेंट आप खड़े खड़े सेम डेट के ऊपर कर दोगे विच इज 80, तो आपकी लाइबिलिटी हो जाएगी 311.2। और नेक्स्ट पेमेंट कब करोगे? 1 जनवरी 7, अगले साल जाके 80 की। इस 80 के अंदर 311.2 मल्टीप्लाई बाय 0.09, याद रखना आप 9% है, तो आपका इंटरेस्ट बनेगा 28, प्रिंसिपल रीपेमेंट 52, बैलेंस आ गया 259.2। अब आप खूब समझते हैं, देखें आप लोग माशाल्लाह बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। ये 28 की एंट्री कितनी बन, क्या बन जाएगी? पीएनएल डेबिट हो जाएगा 28, इंटरेस्ट अक्रूड, इंटरेस्ट अक्रूड क्रेडिट हो जाएगा 28। क्लियर होगी बात की? अच्छा, ये तो है क्रेडिट साइड वाला इंपैक्ट, ये तो है क्रेडिट साइड वाला इंपैक्ट। डेबिट साइड वाले इंपैक्ट का क्या होगा? आप निकालेंगे डेप्रिसिएशन ऑन आरयूए, डेप्रिसिएशन ऑन आरयूए। आपका राइट टू यूज एसेट पहले कितना था भाई? आरयूए बिफोर मॉडिफिकेशन, आरयूए बिफोर मॉडिफिकेशन था 530.3 का। इसमें रिडक्शन आई है ड्यू टू मॉडिफिकेशन, कितनी? 92.3 की। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, 530.3 माइनस 92.3 इज 438। दिस इज योर रिवाइज्ड आरयूए। इसके ऊपर डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगी? 438, 438 डिवाइड बाय क्या? 12, 12। बेटा सवाल में चल के देखो, तुम लोग पढ़े लिखे लोग हो, हमने यूजफुल लाइफ 12 कंसिडर की थी और आप सब लोगों को पता है अगर लीज टर्म देखो, पहले लीज टर्म था 10 साल का, यूजफुल लाइफ थी 12 साल की। हमने 12 साल की पहले यूजफुल लाइफ को डेप्रिसिएशन पर्पस के लिए इसलिए कंसिडर किया था बिकॉज द एसेट वाज एक्सपेक्टेड टू बी ट्रांसफर्ड एट द एंड ऑफ द लीज टर्म, और आईएफआरएस 16 बोलता था उसके ऊपर हमेशा यूजफुल लाइफ कंसिडर करनी होती है अगर एसेट जो है ट्रांसफर एक्सपेक्टेड हो। हमने पढ़ा हुआ है, ये बात पढ़ा हुआ है हम सब लोगों ने ये बात। पहले एक्सपेक्टेड था कि 10 साल पूरे करेंगे, फिर उसके बाद लीगल टाइटल अपने नाम करवा के एसेट की पूरी यूजफुल लाइफ हम ही इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अब तो लीज टर्म भी पूरा करने का इरादा नहीं है, अब तो लीज टर्म भी पूरा करने का इरादा नहीं है।
यानी 7वें साल में इस एसेट से जान छुड़ानी है, क्योंकि जिस मॉडल के ऊपर हमने ये एसेट लीज पे लिया था वो गाड़ी का मॉडल तो चला ही नहीं। यानी इसका मतलब ये एसेट मेरे पास मैक्सिमम ईयर 7 के आखिर तक रहेगा, यानी मैक्सिमम 6 साल मजीद रहेगा। अगर ये एसेट मेरे पास मजीद 6 साल ही रहेगा तो इसको 6 साल के ऊपर ही डेप्रिशिएट करना चाहिए। तो क्या करूंगा, 438 डिवाइडेड बाय 6, दिस इज 73। डन। मेरे प्यारे बच्चों, फिर वही बात यहां पे बना लेते हैं हम लोग अपना पीएनएल और एसओएफपी एक्सट्रैक्ट। सबसे पहले पीएनएल एक्सट्रैक्ट की बात करूं, विच इज फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2016। डिप्रिसिएशन आ गया, इंटरेस्ट आ गया। डिप्रिसिएशन इज 73, इंटरेस्ट कितना है बेटा 28। क्लियर होती है बात। और एसओएफपी एक्सट्रैक्ट के अंदर क्या आएगा, एसओएफपी एक्सट्रैक्ट, इसके अंदर मेरे प्यारे बच्चे एक तो आपके पास आरयूए आ जाएगा। आरयूए क्या था, 438 में से 73 निकाल दो, 438 में से 73 निकाल दो। एक आपके पास आएगा बेटा एफएलओ। एफएलओ कितना आएगा बेटा, पता है आपको, 31 दिसंबर 2016 के अंदर टोटल आपके पास लीज लाइबिलिटी बन रही होगी 311.2 की। और एक आपके पास इंटरेस्ट अक्रूड आ जाएगा। ठीक है, तो इंटरेस्ट अक्रूड वॉज 28। ये कैलकुलेशन में जरा ऊपर डाल दूं, 438 - 73, इट इज 365। डन होगी। समझ में आ गया भाई आपको लीज मॉडिफिकेशन कैसे अकाउंट फॉर किया जाता है। कुछ भी नहीं करना, रीअसेस करनी है लीज लाइबिलिटी, कॉरस्पॉन्डिंग इम्पैक्ट आरयूए के अंदर, और जैसी जिंदगी चल रही है वैसी चलती रहेगी। बल्कि यहां पे सवाल खत्म नहीं हुआ, आप एक काम करें मेरे साथ और आगे चले। बहुत एक्सटेंसिव सवाल है ना, एक बार में ये चैप्टर क्लोज कर दें हम लीज मॉडिफिकेशन का। Another after another disappointing year of the new model, DML negotiated with BLC Bolan Limited Company, and the lease contract was amended from 1st January 20x7, पहली जनवरी 20x7। यानी कुछ यहां पे खड़े होके, यहां खड़े होके पहली जनवरी 20x7 को क्या हुआ, was amended on 1st January 20x7 by reducing the original lease term from 7 years to 5 years with the same annual payments. DML's incremental borrowing rate was 1st January x7 at on 1st January x7 was 10% per annum। भाई अग्रीमेंट हम लोगों ने रिवाइज किया, हमने बोला भाई बर्दाश्त नहीं हो रहा है, बड़ा नुकसान हो रहा है हमको। तो भाई यहां खड़े होके, कहाँ खड़े होके, हाँ बिल्कुल 1st January 20x7 को खड़े होके हमने बोला भाई अब हम जाएंगे कहां तक, 5वें साल तक। बस 5वें साल। यानी क्या मतलब हुआ, 5वें साल तक जाने का मतलब क्या हुआ, टोटल 5 पेमेंट्स, दो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, अब 3 टोटल रह गई। एक आज करूंगा, एक 1 साल बाद, एक 2 साल बाद, बस 5वें साल तक की लीज है भाई, 5 साल के ऊपर आगे नहीं जा सकते। लीज टर्म अमेंड हो गई, लीज टर्म अमेंड कर दी। क्या करेंगे भाई, रीअसेसमेंट ऑफ लीज लाइबिलिटी। कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना भाई, कुछ भी नहीं करना। रीअसेसमेंट 1st January x7 को खड़े होके रीअसेसमेंट ऑफ लीज लाइबिलिटी करना है, रीअसेसमेंट ऑफ लीज लाइबिलिटी करना है। कैसे करेंगे भाई, आप खड़े हैं ईयर 3 के स्टार्ट में, विच इज 1st January x7। ईयर 3 का स्टार्ट प्रेजेंट वैल्यू पर्पस के लिए आपके लिए ईयर 0 ही होगा, ये आप सब लोग समझते हैं, अब इतना पार्ट पीछे करते हुए आ रहे हैं। 80 मिलियन का कैश फ्लो पे करूंगा आज, और ईयर 4 के स्टार्ट से लेकर ईयर 5 के स्टार्ट तक, यानी 2 मरतबा मजीद 80 मिलियन रुपीस का कैश फ्लो पे करूंगा, फिर लीज खत्म। जो पैसा आज पे करना है उसका डिस्काउंट फैक्टर तो 1 ही है, तो इसका मतलब उसकी प्रेजेंट वैल्यू भी 80 ही आएगी। जो
मॉडिफाइड कैश फ्लो है, वो दो मजीद रेंटल्स हैं 80-80 के। अच्छा बाय द वे, आपका मॉडिफाइड कैश फ्लो है तो मॉडिफाइड डिस्काउंट रेट भी होना चाहिए जो कि 10% है, ख्याल रखना। हमें दो मजीद पेमेंट्स करनी है, एक 1 साल बाद है और एक और 1 साल बाद, और 10% का डिस्काउंट रेट है। तो 10% के ऊपर 2 साल वाला एनुइटी फैक्टर उठाऊंगा, 10% के ऊपर 2 साल वाला एनुइटी फैक्टर उठाऊंगा, तो कितना आ जाएगा भाई? तो हो जाएगा 80 multiplied by 1.736, this will be 138.9 plus 80, 218.9. My liability before modification, my liability before modification was 218, sorry, my liability before modification was 3112. After modification, it is 218.9. So 311.2 minus 218.9, reduction is 92.3. एंट्री क्या बनेगी भाई? एफएलओ, एफएलओ डेबिट 92.3, आरयूए क्रेडिट 92.3। ये बनेगी एंट्री। बाकी क्या है? बाकी सब वही है भाई जैसे होता था, बाकी अब कुछ बचा नहीं है इसके अंदर। क्या करोगे आप? एफएलओ से डील करने के लिए एक एलएएस बनाओगे, लीज अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बनाओगे। डेट, रेंटल, इंटरेस्ट, डिक्रीज इन एफएलओ, बैलेंस एफएलओ। हाँ, डेट क्या है बेटा? 1 जनवरी X7। इस दिन हमारी बुक्स में मॉडिफाइड लाइबिलिटी कितनी है? 218.9। उसी दिन खड़े खड़े एक रेंटल पे हो जाएगा 1 जनवरी X7 को 80 का, जीरो इंटरेस्ट। बैलेंस लाइबिलिटी कितना बचा? 138.9। ठीक है, फिर अगली पेमेंट करेंगे 1 जनवरी X8 को 80 की, 138.9 में। अच्छा अब याद रखना इंटरेस्ट रेट हमारा 10% है, तो 13.9। हाँ, राउंड ऑफ कर लिया, 13.9 क्या है हमारा? इंटरेस्ट है। ये 13.9 की एंट्री बन जाएगी पीएनएल डेबिट 13.9, इंटरेस्ट अक्रूड क्रेडिट 13.9। एक चीज जो आपको मजीद पता होनी चाहिए वो ये कि डेप्रिसिएशन ऑन आरयूए कैसे निकलेगा। हमारा मॉडिफाइड आरयूए यानी बिफोर मॉडिफिकेशन, हमारा आरयूए पिछले साल के आखिर तक हमारा आरयूए था 365। ठीक है, इसमें रिडक्शन आई है, इसमें रिडक्शन आई है 92.3 की। तो 365 माइनस 92.3, इट इज 272.7। इट इज 272.7। 272.7 को उठाइए और इसको डिवाइड कर दीजिए रिमेनिंग यूजफुल लाइफ से, विच इज 3 years ओनली। डिवाइड बाय 3, इट इज 90.9। ठीक है जी। बाकी सब आपको पता है, पीएनएल एक्सट्रैक्ट और एसओएफपी एक्सट्रैक्ट कैसे होगा। आई होप कि आपको ये मॉडिफिकेशन का पर्सपेक्टिव पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये समझ में आता है तो बहुत अच्छी बात है, और आई होप कि ये सारी की सारी बातें समझ में आई होंगी। ज़रूर बताइएगा समझ में आई या नहीं आई। मेरे हिसाब से टेक केयर, अल्लाह हाफिज।